हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यार आज के लेक्चर में हम रिकर्शन के दो और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं एंड विद दैट ये रिकर्शन का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम नए टॉपिक्स सर्चिंग सॉर्टिंग पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में हमने अगेन दो बहुत इंपॉर्टेंट और दो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, सबसीक्वेंसेस निकालना और सम ऑफ ऑल सबसेट्स निकालना। सबसीक्वेंसेस के हमने दो वेरिएंट्स किए थे कि यार एक तो गेट सबसीक्वेंसेस जिसमें हमें एक एरे लिस्ट के अंदर रिजल्ट रिटर्न कराना था, और एक दूसरा जिसका रिटर्न टाइप मेथड का हमने वॉइड रखा था, पर हमने साथ साथ रिजल्ट जनरेट किया था और बेस केस पे पहुंचने पे हमने उस रिजल्ट को प्रिंट करा दिया था। वो जो टेक्निक थी यार इंक्लूड और एक्सक्लूड करने वाली, चॉइस लेने वाली कि करंट कैरेक्टर या तो इंक्लूड होगा आंसर में या इंक्लूड नहीं होगा, है ना, और एक एक्स्ट्रा रिजल्ट नाम का या करंट आंसर नाम का जो हम पैरामीटर रखे थे, वो एक पैटर्न है यार। ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है कि आपको चॉइस लेनी है। अलग अलग टाइप की चॉइस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी क्वेश्चन। आज के लेक्चर में भी हम ऐसा ये वाला पैटर्न फिर से देखने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर के दो क्वेश्चन है, फ्रॉग प्रॉब्लम एंड कीपैड कॉम्बिनेशंस। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, थोड़े अलग भी हैं पिछले लेक्चर्स से। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉग जंप। ये क्वेश्चन जो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए ना उनसे थोड़ा सा अलग है। अभी तक यार हम एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर रहे थे कि यार एक एरे दिया है, सबसेट्स निकाल दो, सब सीक्वेंसेस निकाल दो, एरे का फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स निकाल दो, है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया होता था क्वेश्चन में क्या करना है। ये काइंड ऑफ एक स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, और जब आप ऑनलाइन कॉन्टेस्ट देंगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के कॉन्टेस्ट करेंगे, है ना, तब आपको बहुत ज्यादा स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन दिखेंगे। इनमें क्या होता है, एक काइंड ऑफ एक स्टोरी बना के दिखाई होती है और उस स्टोरी से हमें निकालना होता है कि क्वेश्चन का क्रक्स क्या है, एंड देन वी हैव टू फिगर आउट कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यार पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देयर आर n स्टोन्स। ठीक है, n स्टोन्स गिवन है, नंबर्ड 0 to n-1। ठीक है, n स्टोन्स हैं और सबका नंबर 0 से n-1 तक है। तो हम एक एरे मान सकते हैं काइंड ऑफ कि एक स्टोन्स का एरे हमें गिवन है। आगे क्या है कि फॉर ईच आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन n। ठीक है, तो 0 से n-1 तक द हाइट ऑफ स्टोन आई इज hi। हर एक स्टोन की हमें हाइट दी है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 स्टोन्स हैं, ये उन 4 स्टोन्स के नंबर्स हैं 0 1 2 3 n 4 है। ठीक है, हर एक स्टोन की हाइट hi है। ठीक है, तो बेसिकली लेट्स से अगर आपके पास h नाम का एरे है तो हर एक स्टोन की हाइट इस एरे के अंदर लिखी हुई है 10 30 40 20। ठीक है, 0th स्टोन की हाइट 10 है, फर्स्ट स्टोन की 30 है। इस तरह से सारे स्टोन्स की हमें हाइट दी है। देयर इज अ फ्रॉग। अब एक फ्रॉग है जो कि इनिशियली 0th स्टोन पे खड़ा हुआ है। 0th स्टोन पे एक फ्रॉग खड़ा हुआ है। ही विल रिपीट द फॉलोइंग एक्शन सम नंबर ऑफ टाइम्स टू रीच स्टोन n-1। ये 0th स्टोन पे फ्रॉग खड़ा हुआ है और इसको n-1 स्टोन पे पहुंचना है। n-1 स्टोन पे पहुंचने के लिए ये कुछ नंबर ऑफ टाइम्स ये एक्शंस करेगा। क्या एक्शंस है वो हमें गिवन है कि अगर फ्रॉग करंटली ith स्टोन पे है, ठीक है, ith स्टोन पे अगर फ्रॉग खड़ा है तो वो i+1th स्टोन पे जंप कर सकता है या फिर i+2th स्टोन पे जंप कर सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल i की वैल्यू मान लो 0 है, तो 0 से फ्रॉग फर्स्ट स्टोन पे जंप कर सकता है या सेकेंड स्टोन पे जंप कर सकता है। लेट्स से i की वैल्यू 1 होती तो फ्रॉग फर्स्ट से सेकेंड स्टोन पे जंप कर सकता था या थर्ड स्टोन पे जंप कर सकता था। ठीक है, तो मैक्सिमम 2 लेंथ की जंप वो लगा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप 0th स्टोन पे खड़े हो आप सीधा 3rd पे पहुंच जाओगे, नहीं, आप 0 पे खड़े हो तो 1 पे जा सकते हो या सिर्फ 2 पे जा सकते हो। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, इन डूइंग सो अ कॉस्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ hi माइनस hj इज इनकर्ड। ठीक है, मान लो कि मैं 0 पे खड़ी हूं और मैं 1 पे जंप करती हूँ, तो ये जंप लगाने में एक कॉस्ट लगती है। वो कॉस्ट क्या है, इन दोनों की एब्सोल्यूट डिफरेंस, इन दोनों की वैल्यूज का एब्सोल्यूट डिफरेंस कॉस्ट है ऑफ मूविंग फ्रॉम ith स्टोन टू jth स्टोन। अब यहाँ पे जो j लिखा हुआ है ना, ये j या तो i+1 हो सकता है या i+2 हो सकता है। तो अगर मैं 0th स्टोन से फर्स्ट स्टोन पे जाऊंगी तो कॉस्ट लगेगी 20। ठीक है, क्योंकि 10 - 30 का एब्सोल्यूट वैल्यू 20 होता है। ठीक है,
और मैं 0th स्टोन से अगर 2 स्टोन पे जाऊंगी तो 10 माइनस 40 क्या होता है, -30, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें लेनी है तो वो हो जाएगी 30। तो यहां से यहां तक जाने की कॉस्ट 20 है, यहां से यहां तक जाने की कॉस्ट 30 है। ठीक, हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल टोटल कॉस्ट इनकर्ड बिफोर द फ्रॉग रीचेस स्टोन n-1। फाइनली n-1 पे, nth स्टोन नहीं है, n-1 स्टोन्स है, n स्टोन्स है, लास्ट स्टोन का नंबर n-1 है। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर 0th स्टोन से शुरू करे ये फ्रॉग, और इसके पास ऑब्वियसली मल्टीपल तरीके हैं लास्ट स्टोन तक पहुंचने के, तो कौन सा ऐसा तरीका होगा जिसमें मिनिमम टोटल कॉस्ट लगे। हमें पूरा तरीका नहीं बताना, कि पूरा ट्रैक नहीं करना कि 0 से 2 पे जंप करो, हमें सिर्फ मिनिमम कॉस्ट बतानी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस बात का क्या मतलब हुआ। हमारे पास एक हाइट का एरे गिवन है, लेट्स से 10, 30, 40, 20 इसके अंदर वैल्यूज हैं। ठीक है, इंडाइसेस हैं 0, 1, 2, 3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो है ये स्टोन्स है, एक फ्रॉग है जो इनिशियली 0th स्टोन पे खड़ा हुआ है, वो ith स्टोन से या तो i+1th स्टोन पे जंप कर सकता है या फिर i+2th स्टोन पे जंप कर सकता है। इसको अल्टीमेटली 0th स्टोन से n-1 स्टोन पे पहुंचना है। अब ऐसा करने के लिए इसको मल्टीपल जंप्स लगाने पड़ेंगे ऑब्वियसली, लेकिन हर जंप की एक कॉस्ट होती है। ठीक है, और वो कॉस्ट क्या होती है, अगर आप ith स्टोन पे खड़े हैं और jth स्टोन पे जंप कर रहे हैं तो कॉस्ट होगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ hi माइनस hj। ठीक है, अब इस सारे गिवन सिनेरियो में हमें ये बताना है कि स्टोन जो फ्रॉग है वो 0th से n-1th स्टोन पे कितने मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट को यूज करके पहुंच सकता है। अब देखो, एक तरीका तो ये है कि जो फ्रॉग है वो 0th स्टोन से जंप करे फर्स्ट स्टोन पे, फर्स्ट से जंप करे सेकंड पे, और सेकंड से जंप करे थर्ड पे। इस तरह से इसके जंप्स हो जाएं, पॉसिबल जंप्स हैं ये, है ना। दूसरा तरीका ये है कि फ्रॉग 0th से सेकंड पे डायरेक्टली जंप कर दे और सेकंड से थर्ड पे जंप कर दे। ठीक है, तो 0 से सेकंड पे और सेकंड से थर्ड पे। तीसरा तरीका क्या है कि वो 0 से 1 पे जंप करे, और 1 के बाद जंप करने के बाद वो सीधा थर्ड पे जंप कर जाए। ठीक है, तो तीसरा तरीका है 0, 1 और 3। अब इन सारे तरीकों में यार कॉस्ट कितनी लग रही है ये देखो। अगर हम 0 से 1 पे जाएं, 1 से 2 पे और 2 से 3 पे, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी देखते हैं। 0 से 1 पे जाने में 20 कॉस्ट आती है, इन दोनों की मॉडुलो वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। 30 से 40 पे जाने पे, बेसिकली फर्स्ट स्टोन से सेकंड स्टोन पे जाने पे 10 कॉस्ट लगती है, और 40 से 20 पे जाने पे 20 कॉस्ट लगती है। तो अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो टोटल कॉस्ट 50 लगेगी पहले वाले तरीके से। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। हम दूसरे तरीके की बात करें जिसमें फ्रॉग 0 से 2 पे गया है और 2 से 3 पे गया है, इसमें कितनी कॉस्ट लगेगी। देखो, 0 से 2 पे जाने में 30 लगेगी और 2 से 3 पे जाने में 20 लगेगी, यहाँ 20 और यहाँ 30। ठीक है, तो बेसिकली 30 + 20, ये भी 50 लग गई। थर्ड वे था 0 से 1 पे जाना और 1 से 3 पे जाना, इसमें कितनी कॉस्ट लग रही है, 20 + 10। तो यार क्वेश्चन में हमें इन सारे तरीकों में से जो भी मिनिमम कॉस्ट वाला तरीका है वो कॉस्ट हमें रिटर्न करनी है। ठीक है, तो इस इनपुट के लिए आंसर होना चाहिए 30। ये क्वेश्चन है। ठीक, तो अब इस सारी स्टोरी को साइड में रख के अगर मैं फाइनल क्वेश्चन को एक और बार फ्रेम करूं तो हमें एक एरे गिवन होगा। ठीक है, हमें उस एरे में 0th इंडेक्स से n-1th इंडेक्स पे पहुंचना है। मूव करने की कॉस्ट हमें दी हुई है, मूव करने के तरीके हमें दिए हुए हैं। सिर्फ 2 तरीके हैं, अगर आप i पे खड़े हो तो i+1 पे जा सकते हो, i+2 पे जा सकते हो। i+2 पे जा रहे हो i से, तो कॉस्ट लगेगी जो कि i+2 की हाइट है, h ऑफ i+2 माइनस h ऑफ i की एब्सोल्यूट वैल्यू। सिमिलरली i+1 पे जा रहे हो तो इन दोनों की हाइट का एब्सोल्यूट डिफरेंस वो कॉस्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बेसिकली हमें एक एरे गिवन होगा बस। तो अब जरा सोचते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर मैं 0th स्टोन पे हूँ तो मुझे क्या दिख रहा है,
मैं बस ये देख सकती हूँ ना कि फर्स्ट स्टोन पे जाने की कितनी कॉस्ट है और सेकंड स्टोन पे जाने की कितनी कॉस्ट है। अब ये एरे कितना भी बड़ा हो सकता था। 0th स्टोन पे बैठ के ये चीज प्रिडिक्ट करना कि 7th स्टोन पे जाना कितना कॉस्ट करेगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, है ना। हम 0th स्टोन पे बैठ के तो सिर्फ इतना ही सोच सकते हैं कि फर्स्ट पे जाने की कॉस्ट कितनी है और सेकंड पे जाने की कॉस्ट कितनी है ना। ये हमारे हाथ में है, पर फर्स्ट और सेकंड के आगे क्या वो हमें नहीं पता। पर अगर कोई हमें ये बता दे कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोन 1 आखिरी स्टोन तक पहुंचने की क्या मिनिमम कॉस्ट है, ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टोन 1 आखिरी स्टोन पे पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट क्या है, मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो क्या मैं ये पता लगा सकती हूं कि 0th स्टोन से शुरू करके अगर फ्रॉग 1 वाला पाथ लेता है तो उसको लास्ट तक पहुंचने में मिनिमम कॉस्ट कितनी लगेगी। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टोन से n-1th स्टोन पे पहुंचने में लेट्स से कि x मिनिमम कॉस्ट लगती है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे 0 से शुरू करना है और मैं 2 पे नहीं जंप कर रही हूं, मैं 1 पे जंप कर रही हूं, पहला जंप 1 पे होगा, तो 0 से एंड तक पहुंचने का मिनिमम कॉस्ट क्या है, वाया 1, वाया 1। मिनिमम कॉस्ट की बात नहीं कर रहे अभी हम, मिनिमम कॉस्ट वाया 1 की बात कर रहे हैं। 0 से n-1 तक पहुंचने का कॉस्ट वाया 1 क्या होगा, क्या हम ये पता लगा सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि हमें ये पता है कि 0 से 1 तक पहुंचने का कॉस्ट तो 20 है, तो 20 प्लस x अगर हम कर देंगे तो वाया 1 मिनिमम कॉस्ट ऑफ रीचिंग n-1th स्टोन हमें पता लग जाएगी, ठीक है। आई होप कि ये बात आपको समझ आई है। अब लेट्स से कोई हमें ये भी बता दे कि सेकंड स्टोन से n-1 स्टोन पे पहुंचने का मिनिमम कॉस्ट क्या है। तो क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि यार अगर 0th स्टोन से शुरू किया जाए वाया सेकंड स्टोन, मिनिमम कॉस्ट क्या होगी n-1 स्टोन पे पहुंचने की। एक और चीज यार, यहाँ पे ना अभी हमने सिर्फ 4 एलिमेंट्स बनाए हुए हैं, ये कितने भी हो सकते हैं। तो आप इमेजिन करो कि हमें सेकेंड इंडेक्स से किसी बहुत बड़े n-1th इंडेक्स का आंसर की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे कि मिनिमम कॉस्ट क्या लग रही है सेकंड से n-1 जाने की, ये हमें कोई लाके बता दे रहा है और वो y है। और अब मुझे ये पता लगाना है कि अगर मैं 0 से शुरू करूं और वाया 2 जाऊं, ध्यान से सुनो, 0 से मिनिमम कॉस्ट नहीं निकाल रहे हम, 0 से वाया 2 मिनिमम कॉस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। वो क्या होगी, y प्लस 40 माइनस 10 विच इज 30, जो है क्या एच जे माइनस एच आई ही है वो, जहां पे j की वैल्यू अगर ये i है, इस केस में j की वैल्यू i+2 होगी, तो h ऑफ i+2 माइनस h ऑफ i बेसिकली। अभी हम इस पे आएंगे दोबारा, डोंट वरी। तो यार मुझे ये पता चल गया कि फर्स्ट से मिनिमम कॉस्ट क्या है और सेकंड से मिनिमम कॉस्ट क्या है, और मुझे ये भी पता चल गया कि अगर मैं 0 से शुरू करूं और मैं वाया 1 लास्ट तक लेके जाऊं तो क्या मिनिमम कॉस्ट होगी। अगर मैं 0 से शुरू करूं और मैं वाया 2 लेकर जाऊं तो क्या मिनिमम कॉस्ट होगी, ये भी मुझे पता चल गया। तो क्या मैं ये पता लगा सकती हूँ कि स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड तक पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट क्या होगी। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 तो 2 ही ऑप्शन है ना, या तो आप 1 से, या तो आप पहला जंप 1 पे लगाओगे या आप पहला जंप 2 पे लगाओगे। तो ये जो हमने 2 फाइनल चीजें निकाली है ना कि वाया 1 की मिनिमम कॉस्ट क्या है और वाया 2 की मिनिमम कॉस्ट क्या है, इन दोनों का अगर हम मिनिमम निकाल लें तो हमें स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लास्ट तक पहुंचने का मिनिमम कॉस्ट पता लग जाएगा। एक बार और समझते हैं इस चीज को। लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है f, ठीक है, जिसको हाइट का एक एरे पास्ड होगा, हाइट्स एरे की साइज पास्ड होगी जो कि n है ना, और एक इंडेक्स पास हम इसको खुद से कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो f मेथड है ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है कि अगर इंडेक्स idx से शुरू किया जाए तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी टू रीच
लास्ट इंडेक्स, या ये कह लो टू रीच n-1th इंडेक्स। ये चीज हमें पता लगानी है। अब हम क्या कह रहे हैं कि यार अगर कोई आकर के मुझे ये दो आंसर्स बता दे कि यार IDX +1 से क्या मिनिमम कॉस्ट होगी और IDX +2 से क्या मिनिमम कॉस्ट होगी। देखो अभी हमने 0, 1 और 2 के टर्म्स में बात करी थी जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे, बस मैंने यहाँ पर 0 को IDX लिख दिया है, 1 को IDX +1 और 2 को IDX +2 जनरलाइज करने के लिए, ठीक है। तो यार ये दोनों मेथड्स क्या रिटर्न करेंगे अगर f की डेफिनेशन ये है कि यार IDX +1 से मिनिमम कॉस्ट क्या होगी और IDX +2 से क्या मिनिमम कॉस्ट होगी, ठीक है। तो यार ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, ये हमारा बड़ा प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करना है। इन दो छोटे प्रॉब्लम्स के आंसर अगर हमें मिल जाए तो हम इन दोनों की हेल्प से इस बड़ी प्रॉब्लम का आंसर कैसे निकाल सकते हैं। देखो IDX से वाया फर्स्ट जंप मिनिमम कॉस्ट इसकी हेल्प से निकाली जा सकती है। अगर हम इसके अंदर h ऑफ IDX माइनस h ऑफ IDX +1 अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये टर्म हमें क्या देगी कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स IDX जंपिंग टू IDX +1 मिनिमम कॉस्ट क्या होगी एंड तक जाने की, ठीक है। अगर मुझे IDX से IDX +2 वाली जंप लगानी है और मुझे ये पता है कि IDX +2 से n-1th स्टोन पे पहुंचने का मिनिमम कॉस्ट क्या है, ये मिनिमम मुझे पता है। तो अगर इस मिनिमम में मैं इन दोनों के बीच का कॉस्ट ऐड कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम IDX अगर पहली जंप IDX +2 की है, बेसिकली IDX से n-1 तक जा रहे हैं वाया IDX +2 तो क्या मिनिमम कॉस्ट होगी, वो चीज भी हम निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकालेंगे, इस वाली वैल्यू में IDX माइनस IDX +2 का डिफरेंस ऐड करके उसका मॉड भी लेंगे, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी लेंगे IDX +2 और इन दोनों की यार एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है हमें, ठीक है। यार हमें ये फाइनल आंसर निकालना था अपना। अब अगर हमें ये पता चल गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम IDX वाया IDX +1 इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या है, लेट्स से x, ये चीज x है, और अगर हमें ये पता चल गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम IDX वाया IDX +2, ठीक है, ये थोड़ा आगे IDX +2 n-1 तक पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट क्या है, लेट्स से y, ये y है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम IDX n-1th स्टोन पे पहुंचने का मिनिमम आंसर क्या होगा, इन दोनों का मिनिमम, इन दोनों स्मॉल आंसर्स का मिनिमम हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से दो ही रास्ते थे, या तो यहाँ पे कूदो या फिर IDX +2 पे कूदो। अब उन दोनों पे कूद के आगे मिनिमम क्या होता है वो चीज हमने निकाल ली है। तो अगर हम इन दोनों का मिनिमम ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम IDX क्या मिनिमम होगा। तो हमें बेसिकली इन दोनों का यार मिनिमम लेना है, वो होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो यार ये काम हम रिकर्शन से करा रहे हैं, ये हम सेल्फ वर्क कर रहे हैं, ये सेल्फ वर्क कर रहे हैं, और ये हमारी बिग प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। बेसिकली एक और तरीके से इसको समझते हैं। आप यार 0th स्टोन पे खड़े हो, ठीक है, 0th स्टोन पे खड़े होके आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप फर्स्ट स्टोन पे जंप करोगे या आप सेकंड स्टोन पे जंप करोगे, दो ही ऑप्शंस हैं। अगर आपको कोई ये बता दे कि यार फर्स्ट स्टोन से लास्ट स्टोन पे पहुंचने का मिनिमम कॉस्ट क्या है, तो आप बस ये वाला कॉस्ट उसमें ऐड करके ये पता लगा सकते हो कि इस पाथ का मिनिमम कॉस्ट क्या होगा, कि 0 से वाया 1। सेम 0 से n-1 वाया 2 का आप मिनिमम कॉस्ट लगा सकते हो, और इन दोनों का मिनिमम अगर आप निकाल लो तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 हमें आंसर पता लग जाएगा। तो ये एक रिकर्सिव कॉल हम 0 वाले कॉल से करेंगे। उसके बाद यहाँ से कॉल होगी कि यार 2 और 3 का आंसर बता दो, कि 1 बोलेगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 2 मिनिमम क्या होगा और स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 3 मिनिमम क्या होगा। सिमिलरली 2 बोलेगा 3 और 4 को। अब ये चीज यार, ये ट्री कब तक चलेगा, कब तक चलेगा ये ट्री,
वहाँ वो हमें बेस केस तक लेके जाने वाली है ये वाली चीज़, है ना। देखो, अगर मैं लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाऊं, लेट्स से कि इसको भी हटा दिया जाए और n का साइज फिलहाल 4 ही ले लिया जाए, तो अगर मैं लास्ट स्टोन पे पहुंच जाऊं तो लास्ट स्टोन से IDX क्या है, करंट स्टोन जहां पर अभी हम खड़े हैं, लास्ट स्टोन से लास्ट स्टोन पे पहुंचने की कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम 0 ही होगी। हम तो ऑलरेडी लास्ट स्टोन पे खड़े हैं ना, तो 0 ही होगी। ठीक है, तो यार जब IDX n-1 के इक्वल हो जाएगा तब हम 0 रिटर्न कर देंगे, ये हमारा बेस केस होगा। एक चीज और आएगी बेस केस में, वो हम कोड लिखते वक्त आपको बताएंगे। ठीक है यार, एक बार इसका कोड लिखते हैं फटाफट, क्योंकि हमें जो मेन क्रक्स चीजें हैं कि रिकर्शन क्या है, सेल्फ वर्क क्या है, ये चीजें हमें पता चल चुके हैं। तो अब कोड हम लिख सकते हैं। कोड लिखने के बाद इसको रिकर्सिव ट्री के ऊपर ड्राई रन करेंगे, रिकर्सिव ट्री के ऊपर ड्राई रन करेंगे और समझेंगे कि यार इंटरनली किस तरह से चीजें सॉल्व हुई। ठीक है, तो यार लेक्चर 36 में है हम, इसके अंदर एक नई जावा क्लास बना लेते हैं, फ्रॉग जंप। ठीक है, एक मेन मेथड है हमारे पास, मेन मेथड में एक हाइट्स नाम का एरे होगा, h नाम दे देते हैं उसको, 10 30 40 20 ये इनपुट दे देते हैं। ठीक है, हमें एक मेथड लिखना है जो हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर लाके देगा। बेस्ट की डेफिनेशन क्या है, मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वे ऑफ जंपिंग सो दैट द कॉस्ट इज मिनिमाइज्ड। ठीक है, तो बेस्ट आंसर हमें लाके देना है, तो हम एक काम करते हैं, हम मेथड का नाम बेस्ट ही लिख लेते हैं। ये इंटीजर रिटर्न करेगा क्योंकि इसको मिनिमम कॉस्ट रिटर्न करनी है और कॉस्ट एक इंटीजर है। बेस्ट मेथड का नाम है, ये रिसीव कर रहा होगा एक एरे, एरे का साइज और करंट इंडेक्स। ठीक है, कौन से इंडेक्स को करंटली प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अब यार अगर हम करंटली IDX इंडेक्स पे खड़े हैं तो फ्रॉग के पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो IDX +1 इंडेक्स पे जंप करे। अगर वो IDX +1 इंडेक्स पे जंप करेगा, IDX +1 से n-1 तक का मिनिमम हम कैसे निकालेंगे, h और n तो सेम रहेंगे, IDX की वैल्यू IDX +1 हो जाएगी। तो ये तो IDX +1 से n-1 तक का आ गया, पर हमारे लिए ऑप्शन 1 की डेफिनेशन क्या है कि IDX इंडेक्स से वाया IDX +1 क्या मिनिमम कॉस्ट है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर h ऑफ IDX माइनस h ऑफ IDX +1 की एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमें लेनी है यहाँ पे, तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे math.abs फंक्शन। ठीक है, मैथ लाइब्रेरी का IDX +1। दूसरा ऑप्शन क्या है फ्रॉग के पास कि वो IDX +1 की जगह IDX +2 वाले स्टोन पे जंप कर दे। ठीक है, तो ऑप्शन 2 में वो IDX +1 की जगह IDX +2 पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर IDX +2 का आंसर ले आएंगे। अब हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, ये दोनों हमने स्मॉल प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, अब हमें फाइनल आंसर निकालना है, वो होगा इन दोनों ऑप्शंस का मिनिमम। ठीक है, हमारे पास दो ही ऑप्शंस थे, दोनों का मिनिमम हमारा फाइनल आंसर है। बेस केस लिखना रहता है। बेस केस क्या अभी हमने डिस्कस किया कि यार अगर हम पहले से ही लास्ट टोन पे खड़े हैं तो कोई कॉस्ट इनकर नहीं होगी, 0 कॉस्ट में हम पहुंच जाएंगे लास्ट टोन पे, क्योंकि हम ऑलरेडी लास्ट टोन पे खड़े हैं। अभी एक चीज यार मिसिंग है यहाँ पे। अब लेट्स से कि आप ये n-1th स्टोन है, ये n-2th स्टोन है। ठीक है, अगर आप n-2th स्टोन पे खड़े हैं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। ये ऑप्शन 1 है कि यार IDX +1 पे जंप कर जाओ। क्या ऑप्शन 2 है? अरे ऑप्शन 2 नहीं है, क्योंकि इसके आगे तो स्टोन्स ही नहीं है। तो अगर हमारे IDX की वैल्यू n-2 होती है तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, फिर हमें कंपेयर नहीं करना, हमें सिर्फ ऑप्शन 1 का आंसर रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो दूसरा बेस केस हम लिख रहे हैं कि अगर IDX की वैल्यू n-2 है, अगर हम सेकेंड लास्ट इंडेक्स पे खड़े हैं तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 1। हमें ये ऑप्शन 1 रिटर्न करना है, तो हमें
ऑप्शन 1 कैलकुलेट करने के बाद रिटर्न करना होगा, ठीक है, अदरवाइज वो उस लाइन पे अनडिफाइंड आएगा। अब हमने कंप्लीट कोड लिख लिया अपना, हमें इसे कॉल करके प्रिंट करा लेना चाहिए। तो एस आउट बेस्ट, इसको क्या क्या पास करना है, एच की लेंथ और करंट इंडेक्स, 0 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो यार इसके लिए आंसर 30 आना चाहिए, तो आंसर देखते हैं। फिर आंसर इसका 30 आ गया। चलो अब हम इसका छोटा सा ड्राई रन करके देखते हैं। इनपुट हम अपना सेम ही ले लेते हैं जो हमने पहले यूज किया है, 10, 30, 40, 20। एच हमको गिवन है 10, 20, 10, 30, 40 और 20, ठीक है। इंडाइसेस 0, 1, 2, 3 यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यार कॉल हुई है बेस्ट, एच ये एज इट इज पास हुआ है, एन की वैल्यू भी हर बार 4 पास हो रही है, एच 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे डायरेक्टली। और आई डी एक्स इनिशियली 0 पास होगा, ठीक है। ये हमारी पहली कॉल है जो मेन से हो रही होगी। क्या आई डी एक्स n-1 है, ये चेक होगा, जो कि ट्रू नहीं होगा। फिर हम ऑप्शन 1 को एक्सप्लोर करेंगे। ऑप्शन 1 में हम एक मेथड कॉल कर रहे हैं, यार आई डी एक्स +1 की कॉल कर दो। तो यहां से कॉल हो रही है एक बेस्ट एच 4 और 1, ठीक है। ये लाइन नंबर 4 पे, ये लाइन 4 पे ये वाली कॉल हुई है, यहाँ लिख देते हैं कि ये कॉल लाइन 4 पे हुई है। और इसका जो भी आंसर है वो ऑप्शन 1 में आ जाएगा, ठीक है। आज मैं आपको कॉल स्टैक की जगह रिकर्सिव ट्री के अंदर ही ड्राई रन करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब ये वाली कॉल को प्रोसेस करेंगे। आई डी एक्स तो अभी भी n-1 के इक्वल नहीं है, तो हम फिर से लाइन 4 पे एक और कॉल कर रहे हैं। तो ऑप्शन 1 फिर से कैलकुलेट हो रहा है इस वाली कॉल के लिए, इस कॉल के लिए ऑप्शन 1 फिर से कैलकुलेट हो रहा है। तो बेस्ट आई डी एक्स +1 पास होता है ना, तो एच 4 और 2 पास हो जाएगा। यहाँ पे एच और 4 तो सेम ही रहेंगे, ये चीज पास हो जाएगी, ठीक है। इस कॉल पे वापस आएंगे, आई डी एक्स की वैल्यू n-1 नहीं है, तो फिर से लाइन 4 पे आके एक और कॉल करेंगे, जिसमें अगेन ऑप्शन 1 में वैल्यू स्टोर होगी, जो भी कॉल करके वापस आएगा। कॉल क्या है, बेस्ट H43। और एक चीज और यार, ऑप्शन 1 में सिर्फ ये स्टोर नहीं होगा, यहाँ देखो हमने इसके बाद कुछ ऐड भी कर रखा है, तो वो ऐड होगा फिर जाके ऑप्शन 1 की वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो यहां से वापस यहाँ है, क्या आई डी एक्स n-1 के इक्वल है, हाँ यार आई डी एक्स 3 है, n 4 है, जो कि 3 के इक्वल होता है। तो इस बार ये चीज ट्रू हो गई, तो हम यहाँ से 0 रिटर्न कर देंगे। इस चीज का मतलब क्या है, अगर हम पढ़ के देखें इसे, देखो हमें थर्ड इंडेक्स पे ही पहुंचना था, हमें लास्ट इंडेक्स जो है हमारा वो थर्ड है, हम ऑलरेडी थर्ड पे पहुंच चुके हैं, तो हम बेस केस पे पहुंच गए, मतलब हम ऑलरेडी लास्ट टोन पे है, तो लास्ट टोन से लास्ट टोन पे जाने का कॉस्ट 0 है, ठीक है। तो इसने क्या रिटर्न कर दिया यार, इसने रिटर्न किया 0, तो यहां पे वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। पर अभी ऑप्शन 1 कैलकुलेट नहीं हुआ यार, अभी ऑप्शन 1 कैलकुलेट होगा जब यहाँ पे ये 0 कैलकुलेट हुआ है ना अभी इसके बाद इसमें एक चीज ऐड हो रही है। ऐड क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आई डी एक्स की वैल्यू एक बार हम लिख लेते हैं, आई डी एक्स 3 पास हो रखा है, तो आई डी एक्स +1 माइनस आई डी एक्स इसमें ऐड हो रहा है। तो यार सबसे पहले हम अपना कॉल स्टैक बना लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले मेन की स्टैक फ्रेम होगी, जो मैं नहीं बना रही हूँ। मेन से सबसे पहली कॉल क्या हुई होगी, बेस्ट के लिए कॉल हुई होगी यार, और उसमें एच तो ये पास हुआ ही है, एच सारी कॉल्स में सेम पास हो रहा है, एन सारी कॉल्स में सेम पास हो रहा है, एन की वैल्यू 4 है, और आई डी एक्स इनिशियली यार 0 पास हुआ होगा, ठीक है। तो हम मूव करना शुरू करते हैं, कंडीशन ट्रू नहीं हुई। लाइन 4 पे एक कॉल होती है, लाइन 4 पे एक कॉल होने वाली है, क्योंकि एक कॉल है तो एक नई स्टैक फ्रेम बनेगी।
जिसके लिए आई डी एक्स इक्वल टू 1 पास होता है। ठीक है, तो हम लाइन 4 पे रुक गए हैं इस मेथड में, और हम इस मेथड कॉल का रिजल्ट आने का वेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहां से वापस यहां जाएंगे। आई डी एक्स इक्वल टू n माइनस 1 कंडीशन ट्रू नहीं होगी। फिर से लाइन 4 पे एक कॉल है जिसका रिजल्ट आने का हम फिर वेट करेंगे। कॉल में आई डी एक्स की वैल्यू एक इंक्रीज होके पास हो रही है, आई डी एक्स था, आई डी एक्स प्लस 1 पास हो रहा है। ठीक है, अगेन कंडीशन ट्रू नहीं होगी, हम फिर से बेस्ट के लिए एक और कॉल करेंगे, और ये कॉल भी लाइन 4 पर ही हुई है। इसमें आई डी एक्स इक्वल टू 3 पास हुआ है। बेसिकली इस बार कॉल हुई होगी बेसिकली इस बार कॉल हुई होगी बेस्ट h,4,3। इस कॉल का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड इंडेक्स लास्ट इंडेक्स पे पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट क्या है। लास्ट इंडेक्स क्या है, खुद थर्ड। सो बेसिकली थर्ड इंडेक्स से थर्ड इंडेक्स पे पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट क्या है, 0। तो इसको रिटर्न 0 ही करना चाहिए, ये यहाँ से 0 रिटर्न कर देगा, कंडीशन ट्रू हो गई है। ठीक है, इसने रिटर्न किया यार 0। यहां पर हमें 0 रिसीव हुआ इस कॉल में, ये स्टैक फ्रेम से डिलीट हो जाएगा, ये स्टैक फ्रेम डिलीट हो जाएगा कॉल स्टैक से। ठीक है, यहाँ पे हमें 0 रिसीव हो गया। अब 0 में हम क्या ऐड कर रहे हैं, आई डी एक्स की करंट वैल्यू 2 है, तो थर्ड इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है माइनस जो सेकेंड इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है, उनका एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट डिफरेंस हम इस रिटर्न्ड 0 के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 0 + 20 करके ऑप्शन 1 में डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो हमें ऑप्शन 1 मिल गया यहाँ पे कि यार 20 है ऑप्शन 1। इस वाली स्टैक फ्रेम में ऑप्शन 1 की वैल्यू कैलकुलेट हो गई लाइन 4 पे। अब लाइन 4 कंप्लीट हो चुकी है, लाइन 4 कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इस मेथड कॉल के लिए लाइन 5 पे जाएंगे और हम चेक करेंगे क्या इंडेक्स n-2 के इक्वल है। यस, इंडेक्स इज इक्वल टू n-2। ठीक है, तो क्योंकि इंडेक्स n-2 के इक्वल है तो हम ऑप्शन 1 ही रिटर्न कर देंगे। इसका क्या मतलब है, देखो अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो फ्रॉग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो नेक्स्ट इंडेक्स पे जंप कर सकता है, क्योंकि उसके नेक्स्ट इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो जैसे ही इसको इंडेक्स n-2 दिखा, ये वाली कॉल ने ऑप्शन 1 ही रिटर्न कर दिया जिसकी वैल्यू 20 है। ठीक है, तो इस वाली कॉल ने 20 रिटर्न कर दिया और ये कॉल भी स्टैक फ्रेम से हो गई रिमूव। ये कॉल भी कॉल स्टैक से हो गई रिमूव। ठीक है, ये 20 कहाँ मिला है, लाइन 4 पे इस जगह पर 20 रिसीव हुआ है। करंटली इस वाली कॉल के अंदर आई डी एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 यानी कि 2 और 1 इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज पड़ी हैं उनका सब्ट्रैक्शन इस 20 में ऐड होना है। 40 - 30 10, और 10 + 20 हो गया यार 30। तो ऑप्शन 1 क्या कैलकुलेट हुआ है लाइन 4 पे, फाइनली 30। 20 तो कॉल से रिटर्न हुआ और ये वाली सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट 10 है, तो 20 + 10 30, फाइनली ऑप्शन 1 इसको मिल गया। ठीक है, तो इसके अंदर लाइन 4 अब पूरी हो गई, ऑप्शन 1 कैलकुलेट हो गया। लाइन 5 पे चेक कर रहे हैं क्या इंडेक्स n-2 है, नहीं जी, तो ऑप्शन 2 कैलकुलेट करेंगे। ऑप्शन 2 कैसे कैलकुलेट होगा, ऑप्शन 2 कैलकुलेट करने के लिए लाइन 6 पे एक मेथड कॉल है, मेथड कॉल है आई डी एक्स + 2 पे, तो 1 करंटली आई डी एक्स की वैल्यू है, तो जो अगली मेथड कॉल है उसमें 1 + 2 यानी कि 3 पास हो जाएगी। ठीक है, तो आई डी एक्स इक्वल टू 3 पास हुआ। यहां से वापस यहां पहुंचे, आई डी एक्स n-1 है क्या, नहीं, आई डी एक्स n-1 नहीं है, तो हमें ऑप्शन 1 कैलकुलेट करना है। तो अब यहां से वापस इधर पहुंचे, क्या आई डी एक्स की वैल्यू n-1 है, यस, आई डी एक्स इज n-1 क्योंकि n 4 है और 4 - 1 इज इक्वल टू 3, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये चीज 0 रिटर्न कर जाएगी। ठीक है, इसको हटा देते हैं जरा। इसने 0 रिटर्न किया लाइन 6 पे। ठीक है, लाइन 6 पे ये वाली वैल्यू हमको 0 मिल गई और ये वाली चीज कॉल स्टैक से रिमूव हो गई, तो ये चीज हमको 0 मिल गई है। अभी हम इस वाली कॉल पे हैं, तो आई डी एक्स की वैल्यू 1 है, तो 3 और 1 इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है
उनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 20 और 30 का डिफरेंस है 10, ठीक है। तो 10 हो जाएगा 0 में ऐड और ऑप्शन 2 मिल जाएगा हमें 10, ठीक है। तो इस कॉल के लिए ऑप्शन 1 30 निकल के आया है और ऑप्शन 2 10 निकल के आया है। अब लाइन 6 कंप्लीट हो चुकी है, तो हम लाइन 7 पे जाएंगे और रिटर्न करेंगे इन दोनों का मिनिमम। इन दोनों का मिनिमम क्या है 10, जो रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में कौन सी कॉल को, कि H4 और 1 वाली कॉल को, क्योंकि यहाँ पे IDX की वैल्यू 1 है ना। तो ये वाली कॉल फाइनली रिटर्न कर रही है 10, ठीक है। तो हमें इस कॉल के अंदर लाइन 4 पे ये वाली वैल्यू 10 मिल गई, ठीक है। और इसको हम स्टैक फ्रेम से, इस स्टैक फ्रेम को हम हटा भी देते हैं। अब लाइन 4 पे हमें ये वाली चीज़ 10 मिल गई है, तो अब हमें ऐड करना है इन दोनों का डिफरेंस। IDX फिलहाल 0 है, तो 1 और 0 पे जो भी वैल्यूज़ पड़ी हैं उनका डिफरेंस बेसिकली। तो 30 और 10 का डिफरेंस है यार 20, तो 20 को ऐड करेंगे 10 में, तो ऑप्शन 1 हमें निकल के आ जाएगा 30, क्योंकि ये वाली वैल्यू 10 है और ये वाली वैल्यू 30 माइनस 10 20 है। तो ऑप्शन 1 हमें 30 मिल गया, ठीक है। तो इस ऑप्शन 1 का यार मतलब क्या था एक्चुअल में, कि यार अगर वाया 1 जाया जाए तो मिनिमम कॉस्ट क्या मिलेगी। तो वाया 1 की मिनिमम कॉस्ट हमें 30 मिल गई। अब हम लाइन 5 पे आएंगे। क्या IDX n-2 के इक्वल है? नो, सो विल मूव टू लाइन 6। लाइन 6 में हम फिर से एक मेथड कॉल कर रहे हैं बेस्ट पे। मेथड कॉल है IDX प्लस 2 के लिए। IDX की करंट वैल्यू 0 है ना, तो अब IDX 2 पास होगा, ठीक है। और ये मेथड कॉल यार देखो कौन सी लाइन पे हुई है, लाइन 6 पे हुई है। यहाँ से वापस यहाँ देखें जाएंगे, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी क्या, IDX 2 है, क्या वो 3 के इक्वल है? नहीं, तो हम लाइन 4 पे जाएंगे। लाइन 4 पे हम ऑप्शन 1 कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसके लिए हमने एक और मेथड कॉल करी है। लाइन 4 पे एक और मेथड कॉल कर रहे हैं जिसमें IDX 3 पास कर रहे हैं। यहाँ से वापस यहाँ आएंगे, अब इसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे, तो पहली लाइन में जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, तो ये 0 रिटर्न कर देगा। ये 0 कहाँ रिटर्न करेगा? लाइन 4 पे, इस वाले मेथड की लाइन 4 पे, ठीक है। ये कॉल स्टैक से ये वाली स्टैक फ्रेम रिमूव हो गई और हमें यहाँ पर 0 मिल गया। अब हमें ये चीज़ ऐड करनी है ऑप्शन 1 निकालने के लिए। IDX क्या है फिलहाल 2, तो थर्ड और सेकेंड इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ है उसका डिफरेंस विच इज 40 माइनस 20 ऐड हो जाएगा 0 में, तो ऑप्शन 1 क्या हो गया 20, ठीक है। लाइन 4 से हमने ऑप्शन 1 असाइन कर लिया। अब हम लाइन 5 पे जाके चेक कर रहे हैं क्या IDX n-2 के इक्वल है? येस इट इज इक्वल, तो ऑप्शन 1 को रिटर्न कर दो। ऑप्शन 1 क्या है 20 है, तो यार 20 रिटर्न हो जाएगा। तो लाइन 6 पे रिटर्न हुआ ना, तो ये वाली वैल्यू हमें लाइन 6 पे मिलेगी। यहाँ पर हमको 20 मिल गया। ऑप्शन 2 कैलकुलेट करना है हमें। यहाँ पर ऑप्शन 2 कैलकुलेट करने के लिए इस 20 में अभी कुछ ऐड भी करना है। क्या ऐड करना है? देखो अभी हम इंडेक्स 0 पे हैं, तो सेकेंड इंडेक्स 0 प्लस 2 है ना, 2 सेकेंड इंडेक्स माइनस 0 इंडेक्स, इन दोनों की इंडेक्सेस पे बेसिकली जो वैल्यूज हैं उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस विच इज 30। तो 30 ऐड कर रहे होंगे 20 के अंदर ऑप्शन 2 कैलकुलेट करने के लिए। 20 प्लस 30 50, ये लाइन 6 पूरी हो गई। लाइन 6 के बाद लाइन 7 पे आएंगे। लाइन 7 में इन दोनों का मिनिमम रिटर्न किया जाता है जो कि 30 है, और 30 हमारा आंसर था, ठीक है। तो फाइनली ये हमारी लास्ट कॉल थी। ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये भी स्टैक फ्रेम से रिमूव हो जाएगी, ये हो ही चुकी थी। तो फाइनली हमारा आंसर 30 रिटर्न हुआ मेन को, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को यार रिकर्सिव ट्री के थ्रू देखें, तो 0 ने 1 और 2 के आंसर्स मांगे, 1 ने 2 और 3 के आंसर्स मांगे, और 2 और 3 के आंसर्स के बेसिस पे 1 का आंसर डिसाइड हुआ कि 1 IDX इक्वल टू 1। बेसिकली का आंसर क्या डिसाइड हुआ कि 2 और 3 का जो भी आंसर आया उसमें हमने कुछ कुछ चीज़ें ऐड करी हैं और उन दोनों का मिनिमम लेके 1 को रिटर्न कर दिया है, ठीक है। सिमिलरली यार 2 का आंसर कैलकुलेट हुआ
और फिर जो हमें फाइनल 0th इंडेक्स से शुरू होने वाला आंसर चाहिए था, तो वो हमने इन दोनों के आंसर के बेसिस पे इनमें जो भी वो एब्सोल्यूट डिफरेंसेस ऐड करें वो कैलकुलेट करके 0 के लिए आंसर निकाल दिया, फर्स्ट और सेकंड वाली वैल्यूज का मिनिमम निकाल के। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ कॉल्स फिगर आउट करनी होगी और एक कॉल में कितना टाइम लग रहा है ये फिगर आउट करना होगा, है ना, और फिर उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। अब टोटल नंबर ऑफ कॉल्स फिगर आउट करने के लिए हम इस रिकर्सिव ट्री का यूज कर सकते हैं। रिकर्सिव ट्री में हर एक नोड क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक यूनिक कॉल को रिप्रेजेंट कर रही है हर एक नोड, राइट। तो यार पहले लेवल पे अगर हम देखें, या आप 0th लेवल कह लो, 0th लेवल पे एक कॉल हो रही है, फर्स्ट लेवल पे 2 कॉल्स हो रही हैं, सेकंड लेवल पे 4 कॉल्स होंगी, अगर ये वाली कॉल भी मान लो हो जाती है। अगर इसके बाद एक और लेवल होती तो यार उस पर कितनी कॉल्स हो रही होती, उस पर 8 कॉल्स हो रही होती, राइट, 8 कॉल्स हो रही होती। तो थर्ड लेवल पे हमें 8 कॉल्स होती हुई दिख रही होती। बेसिकली हर एक लेवल पे नंबर ऑफ कॉल्स ट्वाइस हो जाती हैं। वाई सो? क्योंकि हर एक रिकर्सिव कॉल के अंदर 2 और रिकर्सिव कॉल्स होती हैं। बेसिकली जितनी भी करंट लेवल पे कॉल्स हो रही हैं, नेक्स्ट लेवल पे ऑब्वियसली उसकी ट्वाइस ही होंगी, राइट। तो अगर हम ये कहें कि यार हमारी लास्ट लेवल nth लेवल होगी, वैसे लास्ट लेवल होगी कौन सी यार? देखो, बेस केस वाली कंडीशन पे हम रुकते हैं, तो idx इक्वल टू n-1 पे हम रुक रहे होंगे, राइट। तो जब हमारा n4 था तो हमारे पास इतने लेवल्स थे, 3 लेवल्स थे, तो टोटल लेवल्स n-1 होते हैं। पर क्योंकि हम बिगो में फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो थोड़ी बहुत कॉल्स हम आगे पीछे कैलकुलेट कर भी लें तो इट डजंट मैटर, माइनर डिग्री टर्म्स को हम अल्टीमेटली इग्नोर ही करेंगे। तो लेट्स से कि n लेवल्स टोटल होते हैं। अब देखो, 0th लेवल पे 2 टू द पावर 0 कॉल्स हैं, फर्स्ट लेवल पे 2 रेज टू द पावर 1 है, सेकंड लेवल पे 2 रेज टू द पावर 3 है, थर्ड लेवल पे 2 रेज टू द पावर 3 है। तो nth लेवल पे 2 रेज टू द पावर n होंगे। अब टोटल कॉल्स हम कैसे निकाल सकते हैं यार? इन सारी कॉल्स को ऐड करके, हर एक लेवल पे जितनी भी कॉल हो रही है, 1 इस पे, फिर 2, फिर 4, फिर 8, ऐसे 16, फिर ऐसे ऐसे करके 2 रेज टू द पावर n। ठीक है, तो सबको ऐड कर दो। ठीक है, अब यार ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसका फॉर्मूला हमें पता है, जीपी का सम हम निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके। a इज द फर्स्ट टर्म, r इज द कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो देख लो यार 2 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? देखो यार, ये 2 रेज टू द पावर 0 है, ये 2 रेज टू द पावर 1 है, ऐसे करके 2 रेज टू द पावर n तक है। तो यार टोटल कॉल्स, टोटल टर्म्स n+1 है, 0 से लेके n तक टोटल टर्म्स n+1 है। फॉर्मूला में चलो वैल्यूज पुट करते हैं। a is 1, r is 2, n is n+1, -1 by 2 - 1। ठीक है, तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई -1, ठीक है, इज इक्वल टू दिस ओनली। -1 को इग्नोर कर सकते हैं, बचेगा 2 इंटू 2 की पावर n, उसमें से इस 2 को भी इग्नोर कर सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 2 रेज टू द पावर n टोटल कॉल्स हो गई। ठीक है, टोटल कॉल्स लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 रेज टू द पावर n। एक कॉल में कितना टाइम हो रहा है? ये कांस्टेंट ऑपरेशन है, कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है। यहाँ पर एडिशन हो रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली जा रही है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, एक मेथड कॉल हो रही है, ये सारे कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस हैं। सिमिलरली ये सब भी कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस है, मिनिमम निकालना। तो हम कह सकते हैं कि एक कॉल में तो यार कांस्टेंट टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम टेकन इन 1 कॉल इज कांस्टेंट, जिसको हम c बोल देते हैं। तो यार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या टोटल टाइम कितना लगेगा? नंबर ऑफ कॉल्स इंटू टाइम टेकन इन 1 कॉल, 2 रेज टू द पावर n इंटू c। बिग ओ में हम इसको o 2 रेज टू द पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, तो यार ये कोड एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला कोड है। ठीक है, इनफैक्ट अभी तो हमने इसको ब्रूट फोर्स के तरीके से किया है, रिकर्शन जो हमने लगाया है ये ब्रूट फोर्स रिकर्शन काइंड ऑफ हमने लगाया है। जब आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो आप इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देंगे। ठीक है,
या बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आपको एस्काई कोड्स का एक छोटा सा ब्रीफ देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अगले क्वेश्चन के कोड में एक छोटी सी लाइन लिखूंगी जिसको समझने के लिए हमें एस्काई कोड्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यार एस्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। एस्काई कोड क्या होता है यार? एक स्टैंडर्ड डेटा इनकोडिंग फॉर्मेट होता है फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूँ तो आपको अपने कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, चाहे वो इंटीजर्स हैं 0 से 9 डिजिट्स हैं बेसिकली, या वो अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट्स में भी स्मॉल लेटर अल्फाबेट्स या फिर कैप्स में अल्फाबेट्स, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स, सबको एक स्टैंडर्ड वैल्यू असाइंड होती है। ठीक है, उनको एक स्टैंडर्ड वैल्यू असाइंड होती है, उसी को यार एस्काई कोड कहते हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो स्मॉल ए कैरेक्टर का एस्काई कोड होता है 97, स्मॉल बी का होता है 98। इसी तरह से यार आप अगर जेड तक जाएंगे तो फाइनल जेड का आपको मिलेगा 122। ठीक है, कैपिटल ए का 65 होता है, कैपिटल बी का 66 होता है, एंड लास्ट कैपिटल जे का 90 होता है, कैपिटल जी का। ठीक है, 0 से 9 जो डिजिट्स होती हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग भी एस्काई कोड्स होते हैं। अगर हमें सारे एस्काई कोड्स देखने हैं तो हम सिंपली एक गूगल सर्च करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे सर्च करेंगे एस्काई वैल्यूज, और आप कोई भी चार्ट खोल लीजिए इमेजेस में जाके, तो हमें ये चार्ट दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया कि यार स्मॉल ए का एस्काई कोड होता है 97, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, ए के साथ 97 लिखा हुआ है डेसिमल वाले कॉलम में कैरेक्टर ए पे। ठीक है, तो आप इस तरह से सारे कैरेक्टर्स के एस्काई कोड्स पढ़ सकते हैं। अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाले एस्काई कोड्स हैं 0 से 9 के। यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो 0 का एस्काई कोड 48 है, 1 का 49 है, 2 का 50 है, ऐसे करके यार 9 तक 57 है। अब यहाँ मैं आपको एक लाइन बताने वाली हूँ, उस लाइन की एक्सप्लेनेशन आपको एस्काई कोड से मिल जाएगी। मान लो कि आपको एक कैरेक्टर गिवन है, कैरेक्टर तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं सिंगल कोट्स में 3 लिख दूँ तो CH एक कैरेक्टर है 3, इंटीजर नहीं है। ठीक है, इंटीजर होता तो 3 होता है ऐसे, बट कैरेक्टर है ये इस तरह से लिखा हुआ। अगर हमें इस कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल होता है, इंट CH वैल इज इक्वल टू CH माइनस 0 अगर मैं लिख दूं तो मुझे CH वैल के अंदर एक इंटीजर मिल जाएगा जिसकी वैल्यू होगी 3। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम किसी भी कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कौन से कैरेक्टर को यार? ये न्यूमेरल कैरेक्टर्स जो होते हैं 0 से 9, अगर आपको कोई भी कैरेक्टर दे दिया जाए और आपको उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें से 0 कैरेक्टर माइनस कर दो, आपको इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी। अब ऐसा होता क्यों है, ये चीज हमें एस्काई कोड से समझ आ जाएगी। देखो 3 का एस्काई कोड, 3 कैरेक्टर का एस्काई कोड क्या है? 51। तो अगर मैं लिख रही हूँ 3 माइनस 0, तो देखते हैं कि एक्चुअल में एस्काई में क्या ट्रांसलेट होके आ रहा है। 3 का एस्काई कोड हमने देखा कि 3 का एस्काई कोड 51 है। ठीक है, और 0 का एस्काई कोड देखो चार्ट के अंदर 48 है। ठीक है, तो 51 माइनस 48 यार 3 होता है। तो हमने इन दो वैल्यूज को माइनस करके 3 इंटीजर निकाल लिया। इसी तरह से आपको अगर 4 को कन्वर्ट करना होता तो आप उसमें से 0 माइनस कर लेते, आपको इंटीजर 4 मिल जाता। ठीक है, सो बेसिकली यार मैंने आपको ये सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि एक गिवन कैरेक्टर को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है, -0 करके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं कि एक स्ट्रिंग आपको गिवन है, स्ट्रिंग के अंदर 2 से लेके 9 तक के कैरेक्टर्स होंगे सिर्फ, और कोई कैरेक्टर नहीं होगा। ठीक है, इंटीजर गिवन नहीं है, स्ट्रिंग गिवन है। तो बेसिकली स्ट्रिंग किस तरह से गिवन होगी यार आपको? ऐसे, स्ट्रिंग का नाम डिजिट्स है और स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ 2 से 9 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, न्यूमेरल कैरेक्टर्स हैं सारे। रिटर्न ऑल पॉसिबल लेटर कॉम्बिनेशंस दैट द नंबर कुड रिप्रेजेंट, रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर।
अब देखते हैं कि यार क्वेश्चन है क्या, ये क्या बोल दिया। देखो ये आपको नंबर वाले फ़ोन याद है, पुराने ज़माने में हुआ करते थे, अब भी होते हैं। ये कीपैड है उसी फ़ोन का, एक कीपैड की पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है। अब मान लो मुझे ए और एफ टाइप करना है, तो हम ए और एफ कैसे टाइप करते थे? हम 2 को एक बार दबाते थे तो ए आ जाता था, और हम 3 को 3 बार दबाते थे तो एफ टाइप हो जाता था। तो ए एफ टाइप करने के लिए आप एक बार 2 को दबाओगे, एक बार 2 को दबाओगे, और 3 बार आप 3 को दबाओगे, देन यू विल गेट ए एफ एज प्रिंटेड। ठीक है, तो यार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें डिजिट्स गिवन है, ठीक है, स्ट्रिंग के फॉर्म में, और हमें ये बताना है कि इन डिजिट्स को मल्टीपल टाइम्स प्रेस किया जाए तो हम क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ स्ट्रिंग्स टाइप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे स्ट्रिंग दी हुई है 23, तो क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस टाइप किए जा सकते हैं? देखो 2 को अगर मैं एक बार दबाऊंगी तो ए मिल जाएगा, 3 को अगर मैं एक बार दबाऊंगी तो डी मिल जाएगा, तो एक कॉम्बिनेशन तो ए डी है। बट वहीं अगर मैं 2 को तो एक ही बार दबाऊं पर मैं 3 को 2 टाइम्स प्रेस कर दूं तो मुझे ई मिल जाएगा ना, ए ई अगला कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो बेसिकली 2 हमें 3 चीजें दे सकता है, ए बी सी। 1 टाइम प्रेस पे ए, 2 टाइम्स प्रेस पे बी, और 3 टाइम्स प्रेस पे सी। सिमिलरली 3 हमें 3 चीजें दे सकता है, 1 टाइम्स प्रेस पे डी, ई एंड एफ। ठीक है, 2 और 3 टाइम्स प्रेस पे। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन, इन सारे प्रेसेस के कॉम्बिनेशन से हमें कितने टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स मिल सकते हैं, ठीक है, हम कितने स्ट्रिंग्स टाइप कर सकते हैं वो हमें आंसर में बताना है, और ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यार ये क्वेश्चन है, एक बार 23 का आंसर ऐसे ही जनरेट करके देखते हैं, कोई लॉजिक नहीं बना रहे, बस जनरेट करके देख रहे हैं। देखो 2 से ए बी सी जनरेट हो सकता है ना, और 3 से डी ई एफ जनरेट हो सकता है। तो क्या क्या चीजें फाइनली जनरेट हो पाएंगी? मान लो 2 से ए जनरेट किया, ए के साथ साथ डी, 3 से डी जनरेट कर लिया, ए के साथ ई जनरेट कर लिया, और ए के साथ एफ जनरेट कर लिया। सिमिलरली मान लो 2 से आपने बी जनरेट किया, तो फिर आप 3 से डी जनरेट कर सकते हो, या ई या एफ, या फिर अगर आपने सी जनरेट किया होता तो सी डी, सी और सी एफ आप लेके आ सकते थे। ठीक है, अब यार टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस अगर मैं आपसे कहूँ कि कितने जनरेट हो सकते हैं, वो आप कैसे पता लगा सकते हो? बहुत सिंपल है यार, 2 के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 3 के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज हैं, तो टोटल कॉम्बिनेशंस जो आएंगे वो 9 आएंगे, है ना। ऑब्वियसली अगर आपको इनपुट में 78 मिलता तो 7 के पास 4 पॉसिबिलिटीज थी, 8 के पास 3 पॉसिबिलिटीज थी, तो टोटल स्ट्रिंग्स जनरेट की जा सकती थी 12। अब यार अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने सब सीक्वेंसेस जनरेट करी हैं, सबसेट्स का सम प्रिंट किया है, वो लेक्चर आप देख लो पहले, क्योंकि इस क्वेश्चन का लॉजिक काफ़ी सिमिलर है उस क्वेश्चन से जो हमने सब सीक्वेंसेस सबसेट्स वाला क्वेश्चन किया है ना, बिल्कुल सिमिलर लॉजिक है। ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं यार अप्रोच बनाने की तरफ। ठीक है, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे और अपनी अप्रोच बनाएंगे। लेट्स से आपको इनपुट गिवन है 253। ठीक है, अब जैसे हमने सब सीक्वेंसेस वाले क्वेश्चन में किया था यार, हर एक कैरेक्टर के पास चॉइस होती थी कि या तो वो करंट आंसर में आएगा या वो करंट आंसर में नहीं आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हर एक कैरेक्टर के पास चॉइस है। क्या चॉइस है? डिपेंडिंग अपॉन द नंबर वो कौन सा कैरेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा आंसर में, ये चॉइस है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 है, तो 2 के पास यार 3 चॉइसेस हैं कि 2 ए भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, 2 बी भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, और 2 सी भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये तो हमने लिख लिया है अपनी स्ट्रिंग, जिसके ऊपर हम आंसर निकाल रहे हैं। ये स्ट्रिंग है, याद रखना ये बात, हम इसमें से नंबर्स डायरेक्टली पढ़ रहे हैं बट एक्चुअल में ये स्ट्रिंग है। और यहाँ पर हम लिखते हुए चल रहे हैं हमारा करंट आंसर, जैसे हमने सबसेट्स वाले क्वेश्चन में किया था, सब सीक्वेंसेस वाले क्वेश्चन में, कि करंटली क्या आंसर है वो चीज़ हम लिखते हुए चल रहे हैं।
अभी हम 253 के केस में 2 के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। अगर 253 में 2 के ऑप्शंस 3 है और वो एक्सप्लोर हो चुके हैं, तो अगले लेवल पे हमें किसके ऑप्शंस एक्सप्लोर करने होंगे? 5 के। तो 2 तो यार हट ही जाएगा, स्ट्रिंग है क्योंकि ये, तो हम स्ट्रिंग के अंदर तो पहला कैरेक्टर बहुत इजीली हटा सकते हैं s डॉट सबस्ट्रिंग 1 लिख के, ठीक है। तो 2 हम हटा देंगे कि भाई 2 का काम हो गया, अब बची हुई स्ट्रिंग है 53, ठीक है, 53 स्ट्रिंग। और अगर 2 ने चूज किया था कि ए को अपेंड करेगा वो आंसर में, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। एक काम करते हैं, डबल कोट्स नहीं लगाते, स्पेस वैसे ही कंस्ट्रेंड है तो सिर्फ ऐसे लिख देते हैं। अगर 2 ने चूज किया है कि वो बी ऐड करेगा, बेसिकली 2 को अगर 2 बार प्रेस किया जाए तो क्या टाइप होके आ जाएगा? बी। और अगर 2 को 3 बार प्रेस किया जाए तो क्या टाइप होके आ जाएगा यार? सी, ठीक है। तो 2 की यार 3 चॉइसेस हैं, वो 2 ने ले ली और ये करंट आंसर्स बना दिए। अब बारी है 5 की। 5 भी अपनी चॉइसेस लेगा। 5 के पास क्या क्या चॉइसेस हैं देखो कीपैड में। 5 के पास जे के एल 3 चॉइसेस हैं। यार 5 क्या कर सकता है? या तो जे कंट्रीब्यूट कर सकता है एक बार प्रेस किया जाए तो, या के 2 टाइम्स प्रेस पे, या एल 3 टाइम्स प्रेस पे। ये चीज हम हर जगह करेंगे। जे के एल 3 ऑप्शंस हैं 5 के पास। यहाँ पे हमने 5 का डिसीजन लिया है। बेसिकली हम एक गिवन स्ट्रिंग में 0th कैरेक्टर का डिसीजन लेते हैं और बाकी जो स्ट्रिंग बच गई वो हम रिकर्शन से कराएंगे, ठीक है, जैसे हमने सबसेट्स वाले क्वेश्चन में भी किया था। तो जब हम यहाँ खड़े होंगे ना यार, तब हमें सिर्फ ये 3 कॉल्स लगानी है। अभी हम ट्री पूरा बनाएंगे, बट जब हम कोड लिखेंगे तो हमें अपने कोड से ये 3 कॉल्स लगानी होगी बस, बाकी काम हमें रिकर्शन करके ला के देगा। तो देखो अभी करंटली आंसर ए है, और अगर 5 प्रेस से हमें जे मिल रहा है तो ए के बाद जे और आ जाएगा आंसर में, ए के बाद जे आ जाएगा। अगर 5 प्रेस से के मिल रहा है तो पुराने वाले आंसर में, करंट आंसर में के को ऐड कर देंगे तो ए के हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ए एल हो जाएगा, यहाँ पे बी जे बी के बी एल हो जाएंगे, बी जे बी के बी एल। सिमिलरली देयर हियर वी विल हैव सी जे सी के सी एल, ठीक है। स्ट्रिंग क्या बचेगी यार प्रोसेस करने के लिए? पहले कैरेक्टर या ये कह लीजिए 0th कैरेक्टर का डिसीजन हम ले चुके हैं, तो बची हुई स्ट्रिंग क्या है? 3 के ऊपर अभी काम करना बाकी है। तो यहाँ पे सब जगह 3 लिख दो, ठीक है यार। कॉमा लगाने का स्पेस नहीं है तो बिना कॉमा के मैं लिख दे रही हूँ कहीं कहीं, समझ जाना, ठीक है। अब हमें किस पे चॉइस लेनी है? अब 3 की बारी है। 2 को प्रेस कर लिया, 5 को प्रेस कर लिया, नाउ वी विल प्रेस 3। 3 के पास क्या क्या ऑप्शंस है? 3 के पास ऑप्शंस हैं डी ई और एफ टाइप करवाने के। तो 3 से हम डी ई और एफ करा सकते हैं। ये चीज हम हर एक जगह पर कर देंगे। थोड़ा स्पेस लेके चलते हैं बाकियों के लिए। ये हमें इस तरह से हर जगह मिल जाएगा यार, ठीक है। यहाँ पे चॉइस होगी डी की, ई की, एफ की। सिमिलरली यार पूरे में आप बना सकते हो। और चॉइस अगर हम डी की ले लेंगे तो ए जे के बाद हमें ए जे डी मिल जाएगा, और ई के लिए लेंगे तो ए जे ई। सिमिलरली एफ के लिए ए जे एफ, इस वाली ब्रांच के लिए ए के डी, ए के ई। इस तरह से आप सारे देख सकते हो। ये कितने आंसर्स बनेंगे यार? टोटल 27 आंसर्स बनेंगे, क्योंकि 2 के पास भी 3 चॉइसेस थी, 5 के पास भी और 3 के पास भी। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 टोटल आंसर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और इन सारी जगहों पे स्ट्रिंग क्या बचेगी प्रोसेस करने के लिए? एम्प्टी स्ट्रिंग। 3 तो क्योंकि लास्ट कैरेक्टर था, ठीक है। तो यहां पर हमें हमारे सारे फाइनल आंसर्स मिल रहे होंगे, ठीक है। तो यार बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर 0th कैरेक्टर पे चॉइसेस हम लेते हैं। जो भी चॉइसेस हैं उनके अकॉर्डिंग हम अगली कॉल्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉल्स में हम जो भी हमने चॉइस ली उसके अकॉर्डिंग हम कैरेक्टर अपेंड कर देते हैं और अगली कॉल कर देते हैं, अगली रिकर्सिव कॉल हम वहां से कर देते हैं, ठीक है। यार अभी हम क्या करेंगे,
हम इसका कोड लिखेंगे एक बार, क्योंकि हमें बहुत सिंपली समझ आ गई ये चीज़ कि यार कोड में हमें करना तो कुछ इस तरह से है कि जो भी गिवन चॉइसेस हैं वो हमें बनानी है और अगली कॉल्स हमें करते हुए जाना है, ठीक है। इसको जब हम कोड लिखेंगे तब हमें एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में एक दो अच्छी चीज़ें आप देखेंगे, एक दो अलग चीज़ें आप देखेंगे, ठीक है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो यार हम सोर्स पे जाते हैं, एक नई जावा क्लास बनाएंगे, कीपैड कॉम्बिनेशंस क्वेश्चन का नाम रख देते हैं। अभी कोड लिखेंगे, फिर उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव ड्राई रन करके देखेंगे अपने रिकर्सिव ट्री के अंदर ही कि किस ऑर्डर में कॉल्स हुई हैं, ठीक है। यार इनपुट में तो हमें एक स्ट्रिंग दी गई होगी, है ना। वो स्ट्रिंग मान लो हम 23 फिलहाल के लिए लिख देते हैं। हमें एक मेथड लिखना है, मेथड का नाम लेट्स से की कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये वॉइड रिटर्न कर रहा है क्योंकि हम स्टोर नहीं कराएंगे कहीं भी, जैसा कि सबसीक्वेंसेस वाली अप्रोच में किया था ना, और अभी ट्री के अंदर भी देखा कि जनरेट कर रहे हैं और जब वो जनरेट हो जाती है तब उसे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये लेगी एक स्ट्रिंग एस, आप इसको एस की जगह डिजिट्स बोल दो। तो एक स्ट्रिंग रिसीव हो रही है हमें dig नाम की, एक रिजल्ट हम बनाएंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम करंटली कितना टाइप कर चुके हैं, क्या हमारा करंट रिजल्ट है, करंट स्ट्रिंग हमने क्या फॉर्म करी है, करंट आंसर, ठीक है। इसके अलावा यार हमें एक चीज़ और चाहिए, ये जो हमारा कीपैड है इसकी मैपिंग्स को भी तो हमें किसी तरह एक्सेस करना होगा। ये हमें एक्सेस करना होगा कि 2 को अगर प्रेस किया जाए तो उसके पास 3 ऑप्शंस होंगे, है ना। ये चीज़ हमें किसी ना किसी तरह से तो एक्सेस करनी होगी। 9 को अगर प्रेस किया जाए तो उसके पास 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक मैपिंग बनाएंगे, या ये कह लीजिए हम अपना कीपैड बनाएंगे या कीपैड मैपिंग बनाएंगे। मेन में बनाते हैं इसको, हम एक एरे बना रहे हैं स्ट्रिंग्स का, ठीक है। उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज डालेंगे, वो वैल्यूज क्या होंगी देखो अभी बताती हूँ क्या लिख रही हूँ मैं। ये एक 2 एम्प्टी स्ट्रिंग्स डाली हैं मैंने, उसके बाद मैं ABC DEF GHI JKL MNO PQRS, ठीक है। PQRS क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि 7 के कॉरस्पॉन्डिंग PQRS कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। एक बार पूरा लिख लेती हूँ, फिर इसकी इंडेक्सिंग के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। TUV WXYZ, ठीक है। अब देखो यार मैंने यहाँ पे 2 एम्प्टी स्पेसेस पता है क्यों दिए हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये 0th इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4th इंडेक्स है और ये 5 इंडेक्स है। ऐसे लास्ट तक आप देखते जाओ तो हमें 9 तक सारे इंडाइसेस मिल गए हैं। और यहाँ पर बढ़िया चीज़ ये हुई है कि अगर मुझे लेट्स से 7 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेस करना है कि 7 के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो मैं सिंपली KP ऑफ 7 लिख सकती हूँ और KP ऑफ 7 में PQRS पड़ा होगा, ठीक है। तो हमने ये पहले 2 खाली क्यों छोड़े, जिससे हम ऐसे एकदम कंसिस्टेंटली बना पाए। 0 और 1 के पास तो वैसे भी कोई चॉइसेस नहीं होती ना, 1 के पास देखो कोई कैरेक्टर नहीं है, 0 के पास कोई कैरेक्टर नहीं है, तो 0 और 1 को हमने एम्प्टी स्ट्रिंग दिया है। और वैसे भी जो हमारा वैलिड इनपुट है, क्वेश्चन में बात बहुत क्लियरली लिखी है कि गिवन अ स्ट्रिंग डिजिट्स कंटेनिंग फ्रॉम 2 to 9 एक्सक्लूसिव, तो इनपुट में 2 से 9 तक की ही डिजिट्स हैं, ठीक है। तो हमें उस इनपुट की हमें टेंशन लेनी नहीं है कि 0 या 1 आ जाए स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, 2 से ही आएगा, ठीक है। तो बेसिकली यार इस तरह से एरे बनाने से काइंड ऑफ हमने एक मैपिंग बना ली, ठीक है, जिससे हमें पता चल रहा है किसी भी नंबर के करस्पॉन्डिंग क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। चलो अब ये कॉम्बिनेशन मेथड के अंदर भी हमें ये KP स्ट्रिंग का एरे पास कर देना चाहिए, क्योंकि ये तो यूज में आएगा ही जब हमें पता लगाना होगा कि करंट नंबर पे
क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, तो हमें ये केपी नाम का मैप चाहिए होगा। ठीक है, अब यार अगर हमें बेस केस की बात करूं तो हमने यहाँ पर देखा था कि हमें अपने फाइनल आंसर्स यहाँ पर मिल रहे थे लास्ट में, ट्री में देखो, है ना। और इसी इसी लेवल पे हमने देखा था कि हम पूरी स्ट्रिंग को प्रोसेस कर चुके हैं, एम्प्टी स्ट्रिंग पास हो रही होगी हर जगह। एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग की लेंथ 0, तो स्ट्रिंग की लेंथ 0 होने पे हमें अपने आंसर्स को प्रिंट करना है। ठीक है, ये हमारा बेस केस है। तो अगर हमारा डिजिट्स सारे यूटिलाइज हो चुके हैं, या फिर अब जो हमें डिजिट मिली है उसकी लेंथ हमें 0 मिली है ना, तो हमें सिंपली अपने रिजल्ट को प्रिंट कर देना चाहिए। एक ही लाइन में स्पेस दे दे के प्रिंट करेंगे। ठीक है, और यहां से रिटर्न कर देना चाहिए क्योंकि इसके आगे हम कोई रिकर्सिव कॉल नहीं लगाना चाहते। अब हमें क्या चाहिए, लेट्स से हमारी डिजिट 253 है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 2 के डिसीजंस लेने होंगे। 2 के डिसीजंस लेने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। ABC पड़ा है 2 के कोरस्पॉन्डिंग, जो कि KP में स्टोर्ड है। तो हमें KP ऑफ 2 ऐसा कुछ हमें लिखना होगा, राइट। और ये 2 जो है ये हमारी गिवन स्ट्रिंग के 0th कैरेक्टर पे है। तो हम ये तो जानते हैं कि करंट कैरेक्टर कैसे निकालना है। अगर मैं आपको कहूँ कि करंट कैरेक्टर बताओ क्या है जिसको हमें फिलहाल प्रोसेस करना है, तो आप सिंपली ये लिख सकते हो डिजिट डॉट कैरेक्टर एट 0, है ना। पर जब हम KP ऑफ 2 लिखेंगे, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली क्या चाहिए, KP ऑफ सम इंटीजर। अगर आपके पास ये एरे है तो एरे के इंडाइसेस तो यार इंटीजर होते हैं ना, और जब आप ऐसे करके निकालोगे डिजिट तो आपको क्या मिलेगा, आपको कैरेक्टर मिलेगा ना, कैरेक्टर 2 मिलेगा आपको। तो आपको इस कैरेक्टर 2 को इंटीजर 2 में कन्वर्ट करना है। इसीलिए हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि एक गिवन कैरेक्टर को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, उसमें से 0 कैरेक्टर माइनस कर लो तो आपको एक इंटीजर मिल जाएगा। तो करंट नंबर जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, जिसके डिसीजंस हम ले रहे हैं, वो ये है। ठीक है, अब करंट नंबर के कोरोस्पॉन्डिंग करंट चॉइसेस क्या क्या हैं। करंट चॉइसेस क्या क्या हैं, एक स्ट्रिंग में करंट चॉइसेस अगर हम मांगे तो हम कैसे निकालेंगे कि यार KP ऑफ करंट नंबर। ठीक है, तो यार करंट नंबर 2 मिल गया हमें इंटीजर में, और करंट चॉइसेस में हमें एक स्ट्रिंग मिल जाएगी ABC। ठीक है, अब देखो ट्री में देखो, करंट नंबर के कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी पॉसिबल चॉइसेस हैं उतनी रिकर्सिव कॉल्स हमें करनी थी, है ना। 2 के करस्पॉन्डिंग 3 चॉइसेस थी, तो हमने 3 रिकर्सिव कॉल्स करी हर एक कैरेक्टर के लिए उस स्ट्रिंग की। 2 के करस्पॉन्डिंग यार हमें ABC मिली है ना, करंट चॉइसेस की स्ट्रिंग, तो ABC को हमें आइट्रेट करना होगा, और जितनी भी आइट्रेशंस हो रही हैं उसके करस्पॉन्डिंग हमें कॉल्स करनी होंगी। क्योंकि देखो यार अगर 2 की जगह आपको लेट्स से 7 मिल जाता, तो 7 के करस्पॉन्डिंग 4 चॉइसेस होती ना, PQRS, तो आप PQRS लेते अपनी करंट स्ट्रिंग में, करंट चॉइसेस में, और सबको आइट्रेट करके हर किसी के कोरस्पॉन्डिंग एक रिकर्सिव कॉल कर रहे होते, राइट। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें रिकर्सिव कॉल्स करनी है, मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स करनी है। कितनी, जितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं सारी चॉइसेस बनानी है, सारी चॉइसेस को एग्जीक्यूट करना है और रिकर्सिव कॉल्स करनी है। तो रिकर्सिव कॉल्स करनी है, मल्टीपल कॉल्स करनी है, तो यहाँ क्या लगेगा, फॉर लूप। ठीक है, हमें हर एक कैरेक्टर पे जाना होगा। अगर यहाँ ABC है तो मुझे A के लिए भी कुछ करना है, B के लिए भी, C के लिए भी, तो मुझे सब पे जाना तो होगा, इसलिए मैं यहाँ लगा रही हूँ एक फॉर लूप। इस फॉर लूप को कहाँ तक चलना चाहिए, 0 से लेके करंट चॉइसेस की लेंथ तक। बेसिकली A को भी एक्सेस कर ले ये, B को भी और C को भी। ठीक है, फॉर लूप के अंदर मुझे क्या करना है, रिकर्सिव कॉल्स। रिकर्सिव कॉल्स कैसे होंगी ये देखो, डिजिट भाई डिजिट क्या पास होगा, अगर आप करंटली 253 पे हो और आपने 2 की चॉइसेस ले ली हैं यहाँ पर, तो आप अगली डिजिट क्या पास करोगे, अगली डिजिट आपको 53 पास करनी है ना। यहाँ पे आप लिखोगे डिजिट डॉट सबस्ट्रिंग ऑफ 1। ठीक है,
तो डिजिट डॉट सबस्ट्रिंग ऑफ 1 से नेक्स्ट कॉल के लिए डिजिट क्या पास हो जाएगी 53। ये सेम चीज आप रिकर्सिव ट्री में भी वेरीफाई कर सकते हो। पूरे लूप के अंदर जितनी भी कॉल्स होंगी सब में 53 मेरे को डिजिट पास करनी है। ठीक है, अगली चीज क्या चाहिए, केपी, कीपैड तो सेम ही रहेगा। रिजल्ट, करंट रिजल्ट देखो क्या है, करंट रिजल्ट क्या है, जो हम करंटली चॉइस ले रहे हैं वो हमें अपेंड करनी है करंट आंसर में और अगली कॉल में भेजनी है। इस लेवल पे तो एम्प्टी स्ट्रिंग में ए अपेंड करके भेज रहे हैं अगले करंट आंसर में या अगले रिजल्ट में। यहाँ पे देख लो, अगर हम इस लेवल पे खड़े हैं, ठीक है, और हमें अगले लेवल की कॉल्स करनी है, तो पुराने वाले आंसर में, रिजल्ट में बेसिकली हम अपनी करंट चॉइस को अपेंड करके भेजते हैं, करंट चॉइस के करंट कैरेक्टर को एक्चुअली। ठीक है, देखो तो मुझे यहाँ रिजल्ट क्या भेजना होगा, एक तो पुराना वाला रिजल्ट और उसमें कुछ अपेंड करके भेजना होगा जो भी मैंने करंट चॉइस ली है। अब करंट चॉइस में क्या ली है मैंने करंट चॉइस, मान लो यहाँ पे आप ABC के ऊपर आइट्रेट कर रहे हो, तो कभी तो I की वैल्यू 0 होगी, कभी 1 होगी, कभी 2 होगी। तो जब 0 होगी तब मुझे A को एक्सेस करना है, जब 1 होगी तो B को एक्सेस करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं वो एक्सेस, हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी ये चीज़, जब मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रिंग का इंट्रोडक्शन दिया था, स्ट्रिंग के लेक्चर में, रिकर्शन ऑन स्ट्रिंग्स में, कि स्ट्रिंग के अंदर हम कैसे एक्सेस करते हैं, कैरेक्टर एट, यहाँ पे भी किया यार हमने, यहाँ पे सेम चीज़ करी है कि कैरेक्टर एट ith इंडेक्स मुझे चाहिए। ठीक है, तो जब I की वैल्यू 0 होगी तो मैं यहाँ पे रिजल्ट प्लस A भेज रही होंगी, जब I की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैं रिजल्ट प्लस B भेज रही होंगी, और जब मैं I की वैल्यू 2 कर दूंगी तो रिजल्ट प्लस C भेज रही होंगी। ठीक है, तो यार हमने बेस केस लिख दिया, हमें जितनी भी रिकर्सिव कॉल्स करनी थी वो कॉल्स कर दी, और करंट आंसर में हमें सेल्फ वर्क करके जो चीज़ अपेंड करनी थी आंसर में वो भी हमने अपेंड करके अगली कॉल को भेज दी। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखेंगे, उससे पहले हमें इसे कॉल करना होगा। तो हम यहाँ कॉल करेंगे कॉम्बिनेशन और इसको पास करेंगे ये स्ट्रिंग एस का नाम भी यार डिजिट ही कर देते हैं, तो डिजिट और कीपैड और रिजल्ट देखो इनिशियली एम्प्टी होगा, जब हम शुरुआत करते हैं ट्री की तो करंट रिजल्ट एम्प्टी होता है ना। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं 23 का क्या आंसर आया। 23 का आंसर आया यार ADAE AF BD BE BF CD CE CF, जो कि बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप 253 का आंसर निकाल के देखो, आपको मिलेंगी 27 वैल्यूज। देखो बहुत सारी वैल्यूज मिल गई हैं, जो भी आंसर्स थे सारे आ गए हैं। यार मैं एक बार और आपको ये कोड समझाती हूँ, ठीक है, इसमें एक दो चीज़ें अच्छी हुई हैं जो शायद आप पहली बार कर रहे हैं, जैसे ये कैरेक्टर में कन्वर्ट करना, मैप्स, एक मैपिंग बनाना, उसके थ्रू कुछ एक्सेस करना, रिकर्सिव कॉल से एक लूप के अंदर करना, है ना। तो थोड़ा सा हो सकता है आपको अलग लगे, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड आई होप कि समझ आ गया है। और जो थोड़ा बहुत नहीं भी समझ आया ना, वो अभी एक और ट्री के ऊपर जाके इस कोड की हेल्प से ट्राई रन करेंगे, वहाँ समझ आ जाएगा। पहली चीज़ तो यार हमने रिकर्सिव फंक्शन को 3 चीज़ें पास की हैं, जो हमारी करंट डिजिट है वो, कीपैड की मैपिंग, और जो हमारा करंट रिजल्ट है वो। ठीक है, बेस केस में हमने क्या लिखा है कि यार अगर हमें 0 लेंथ की डिजिट मिल जाए, ठीक है, अगर हम कुछ भी टाइप ही नहीं कर सकते तो वो हमारा बेस केस है, जो भी करंट रिजल्ट बना हुआ है यार उसको प्रिंट कर दो, ठीक है, और रिटर्न कर जाओ। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपनी करंट डिजिट की चॉइसेस बनानी है, करंट डिजिट के लिए जो भी चॉइसेस हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग सारी कॉल्स करनी है। ठीक है, तो हमें सारी चॉइसेस को एक्सप्लोर करना है। बेसिकली चॉइसेस हमें कहाँ मिलेंगी यार, पहले उसके लिए हमें करंट नंबर को एक्सट्रैक्ट करना होगा। करंट नंबर कौन सा है, हम 0th कैरेक्टर पे काम करते हैं, बाकी सारे काम हम रिकर्शन को दे देते हैं, आगे की स्ट्रिंग का काम हम रिकर्शन को देते हैं, हम सिर्फ 0th कैरेक्टर का काम करते हैं। तो हमने 0th कैरेक्टर निकाल लिया। अब क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, अगर आप इसका 0th कैरेक्टर निकालेंगे तो ऑब्वियसली इसका जो टाइप होगा, डेटा टाइप होगा, वो कैरेक्टर होगा, पर हमें नंबर चाहिए, तो हमने उसमें से 0th कैरेक्टर माइनस करके नंबर में उसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब उस नंबर के कोरस्पॉन्डिंग क्या क्या चॉइसेस हैं वो हम कहाँ से लाए, वो अपने इस कीपैड वाले स्ट्रिंग एरे से लाए, जो काइंड ऑफ हमने मैपिंग स्टोर कराई है। ठीक है, तो केपी ऑफ करंट नंबर से हमें
ये पता चल गया कि करंट नंबर के कोरस्पॉन्डिंग कौन कौन से कैरेक्टर्स टाइप किए जा सकते हैं, ठीक है, ए बी और सी टाइप किए जा सकते हैं। अब हमें ए बी और सी तीनों को अलग अलग टाइप करना होगा, मतलब उन तीनों की चॉइसेस बनानी होगी ना अपने ट्री के अकॉर्डिंग हमें। तो उसके लिए हमने एक फॉर लूप लगाया जो कि ए बी सी पे चलता है, ठीक है। फॉर लूप के अंदर हमने रिकर्सिव कॉल्स की, डिजिट हमने डॉट सबस्ट्रिंग 1 पास करी, उससे क्या हुआ कि 0th कैरेक्टर तो हमने देख लिया, बची हुई स्ट्रिंग को हम रिकर्शन में पास कर रहे हैं, ठीक है। कीपैड एज इट इज पास हुआ। रिजल्ट के अंदर हमने क्या करा है, पुराने वाले रिजल्ट में हमने ऐड किया है कि हमने जो करंट चॉइसेस में से जो हमने चॉइस ली है, ठीक है, ये मल्टीपल चॉइसेस अवेलेबल है, इन मल्टीपल चॉइसेस में जो करंट चॉइस हम ले रहे हैं उठा के अभी, ठीक है, ए बी या सी, बेसिकली कौन सी चीज हम रिजल्ट में ऐड कर रहे हैं वो हम रिजल्ट में ऐड कर देते हैं जो हम एक्सेस कर रहे हैं करंट चॉइसेस डॉट कैरेट आई लिख के, ठीक है, और अगली रिकर्सिव कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो अब जरा इस कोड के साथ साथ अपने रिकर्सिव ट्री को देखते हैं और ये देखते हैं कि कॉल्स किस ऑर्डर में हो रही हैं और किस तरह से सारे आंसर्स निकल के आ रहे हैं। तो यार सबसे पहली कॉल होगी 253 और एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, जो मेन से होगी। उसमें हम कंडीशन वगैरह चेक करेंगे जो ट्रू नहीं होगी, करंट नंबर निकालेंगे, करंट चॉइसेस निकालेंगे, उसके ऊपर लूप करेंगे। तो ये जो 3 एरोज आपको दिख रहे हैं ये समझ लो कि वो ये लूप आपको दिख रहा है कि जब आई की वैल्यू 0 थी, आई की वैल्यू 1 थी, यहाँ पे लूप में, यहाँ पे एक्चुअली जे लिखा हुआ है, जे पता नहीं आई है, छोटा सा दिख नहीं रहा, बट लेट्स से कि जे ही है, ठीक है। तो जे इक्वल टू 0, जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2 के लिए ये 3 रिकर्सिव कॉल्स होनी है, ठीक है। तो यार सबसे पहले हम यहाँ पर हैं। इसके बाद हम पहली रिकर्सिव कॉल क्या कर रहे हैं, 53 पे ए को ऐड कर रहे हैं कैरेक्टर में और फिर वो रिकर्सिव कॉल कर रहे हैं। तो इसके बाद हमने यार ये वाली रिकर्सिव कॉल करी है, इस कॉल के बाद हमने ये वाली पहले ये करी फिर ये करी, ठीक है। अब ये फॉर लूप में था यार, तो फॉर लूप की जो बची हुई 2 कॉल्स हैं वो अभी नहीं होंगी। फॉर लूप के अंदर पहली कॉल जो हो रही है, पहले तो आप उसे ही जाके एग्जीक्यूट करोगे ना, उसके बाद फॉर लूप में आगे बढ़ोगे, क्योंकि जैसे ही एक रिकर्सिव कॉल हो जाती है एक नई स्टैक फ्रेम बनती है और वो मेथड पहले कंप्लीट होता है, उसके बाद आगे कोड में कुछ होता है ना। तो बेसिकली हमने इस वाले मेथड से, इस वाली मेथड कॉल से पहली कॉल ये करी। अब ये वाली कॉल में जब हम वापस आएंगे यहाँ पर तो हम इसके अंदर ये सब करेंगे, अपना नंबर निकालेंगे, चॉइसेस देखेंगे क्या क्या है, और लूप के अंदर जाके अपनी पहली कॉल करेंगे। लूप के अंदर पहली कॉल ऑब्वियसली ये वाली होगी, ठीक है, क्योंकि 5 के पास पहली चॉइस जे है, तो यहाँ पर हम पुराने रिजल्ट में जे लगा के अगली कॉल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली कॉल हमने अगली करी, ठीक है। तो अब ये वाली कॉल ऊपर पहुंचेगी, अगेन फॉर लूप ने ये वाली चीज कॉल सभी छोड़ रखी हैं, पुराने वाले फॉर लूप ने ये छोड़ रखी थी, करंट वाले फॉर लूप ने ये छोड़ रखी हैं। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, फॉर लूप में आगे हम तब बढ़ेंगे जब ये कॉल्स कंप्लीट हो जाएंगी, जब ये वाली कॉल कंप्लीट हो जाएगी तब फॉर लूप में इधर आया जाएगा, जब ये सब हो जाएगा तब जाके फॉर लूप में इधर आया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये वाली कॉल होगी यार अगली, जिसमें हम बेस केस पे पहुंचेंगे और रिटर्न करेंगे। अब क्योंकि रिटर्न करेंगे तो वापस से फॉर लूप में, देखो ये भी फॉर लूप था, ये 3 जगहों पे 3 के लिए, तो डी वाली चीज कंप्लीट हो जाएगी और डी वाली चीज के बाद ई वाली चीज चलेगी। ई पे भी हम, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग जा रही होगी ना, तो हर जगह हम यहाँ पर लास्ट वाले लेवल पे बेस केस पे पहुंच रहे होंगे, ठीक है। तो अगली कॉल ये वाली हो जाएगी। अब देखो ये कॉल हो गई पूरी, ये कॉल हो गई, बेसिकली यहाँ पर हमारा इस वाली कॉल का फॉर लूप कंप्लीट हो गया, ठीक है। फॉर लूप कंप्लीट होने के बाद मेथड कंप्लीट हो जाता है हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इस मेथड को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम जिसको इसने कॉल किया था, ये उसके लिए एक फॉर लूप की एक कॉल थी। अब ये वाला जो कॉल है, ये वाला अपने फॉर लूप का पहला कॉल कंप्लीट कर चुका है, तो अब ये अपने दूसरे कॉल पे जा सकता है, ठीक है। तो फॉर लूप की अगली कॉल यहाँ लगेगी, ठीक है, जो कि इसको कॉल करेगा, फिर ये बेस केस पे पहुंचेगा, ये वापस आएगा, रिटर्न हो जाएगा, ई वाली बेस केस वाली कॉल हो जाएगी, रिटर्न कर जाएगी, वहां से हम प्रिंट कर रहे होंगे बेसिकली हर एक नोड पे। फिर एफ वाली कॉल पूरी हो जाएगी, ए के एफ प्रिंट करा होगा हमने यहाँ पे। फिर जब ये तीनों पूरे हो जाएंगे तो इस वाले मेथड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी। इस मेथड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद
इस वाले मेथड पे आएंगे जो कि अपना फॉर लूप चला रहा था, उसने ये कर लिया, अब उसको फॉर लूप में ये वाली चीज चलानी है, ठीक है। ऐसे ये आएगा यहाँ पर। अब इसके लिए ये कंप्लीट हो चुका है, तो अब ये ए एल जहाँ पे आंसर बना हुआ है उधर आएगा। ए एल में पहली वाली कॉल जाएगी डी पे, ठीक है, तो डी वाली कॉल जाएगी और ए एल डी प्रिंट होगा, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग पास होगी, बेस केस होगा, बेस केस से रिटर्न होगा, तो फॉर लूप की अगली कॉल चलेगी। सिमिलरली ऐसे ऐसे होता रहेगा, ठीक है। अब देखो ये वाली जो कॉल्स होल्ड हो रखी थी फॉर लूप में, जब 253 वाले पे थे हम, तो सिर्फ एक कॉल हुई थी, बाकी दोनों फॉर लूप के अंदर जो कॉल्स हैं 0 i = 1 और i = 2 के लिए, वो अब होंगी ये सब पूरा होने के बाद, ठीक है। तो i = 1 की कॉल पे हम आएंगे और इसको करेंगे एग्जीक्यूट। इसके अंदर फिर हमको एक फॉर लूप में कॉल दिखेगी, तो ये वाली कॉल होगी। सिमिलरली यार ऐसे आप देख पा रहे हो, इस ऑर्डर में जो है कॉल्स होंगी सारी, ठीक है। तो आप इस पैटर्न में इसका ड्राई रन समझ सकते हो, कहाँ से कॉल हुई, क्या प्रिंट हुआ। सबसे पहले ए जे डी प्रिंट हुआ, फिर ए जे ई प्रिंट हुआ, फिर ए जे एफ प्रिंट हुआ। तो ये ऑर्डर है कॉल्स का और ये ऑर्डर है प्रिंटिंग का, ठीक है। तो आई होप यार आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, और अगर कुछ डाउट है तो इसको एक बार दोबारा से देख लो, थोड़ा सा अलग है, कोड में भी हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें की हैं। चॉइसेस लेने वाला लॉजिक पिछले लेक्चर का सेम है, ठीक है। एक दो बार वीडियो को, इस पार्ट को, जो पार्ट नहीं समझ आया है उसको दोबारा देख लो, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड। सबसे पहले फिगर आउट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी हो रही है। सी यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हम जब बात करते हैं तो हम वर्स्ट केस की बात करते हैं, राइट। अब देख पा रहे हैं इसमें नंबर ऑफ कॉल्स डिपेंडेंट है नंबर ऑफ चॉइसेस पे। नंबर ऑफ चॉइसेस डिपेंडेंट है कि हमारे पास नंबर कौन सा आया है। 2 आया तो यार 3 चॉइसेस है, 3 आया तो भी 3 चॉइसेस हैं। बट अगर 7 आता है या 9 आता है तो वी विल हैव 4 चॉइसेस। तो अगर हमें इस तरह का नंबर मिल जाए, दिस इज काइंड ऑफ आवर वर्स्ट केस, कि हर एक नंबर के पास 4 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो हम अज्यूम करके चलेंगे कैलकुलेट करते वक्त टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि हमें वर्स्ट केस वाला नंबर ही मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है इस तरह का जिसमें सिर्फ 7 और 9 है, ठीक है। तो यार देखो, हम पहले लेवल पे पहले नंबर के चॉइसेस लेते हैं, दूसरे लेवल पे दूसरे नंबर के चॉइसेस हम बनाते हैं, ठीक है। बस फर्क क्या है, इस बार नंबर ऑफ चॉइसेस हम 4 मान के चलेंगे कि हर बार 4 हैं, ठीक है। तो यार फर्स्ट लेवल पे 4 चॉइसेस होंगी, ठीक है। अब हर एक चॉइस के बाद जब हम सेकेंड नंबर की चॉइसेस ले रहे होंगे तब हमारे पास फिर से 4 ऑप्शंस होंगे, है ना। हर किसी के पास अगेन 4 ऑप्शंस होंगे, ऐसे करके, राइट। सो लेट्स से अगर आपका नंबर 779 है तो 7 के पास 4 चॉइसेस होती है ना। व्हाट आर द 4 चॉइसेस ऑफ 7? पी क्यू आर एस। तो ये पी क्यू आर एस की चॉइसेस हैं इस वाले 7 की, इस वाले लेवल पे। देन नेक्स्ट लेवल पे आप इस वाले 7 की चॉइसेस लेंगे हर एक नोड पे, है ना। हम 7 की चॉइसेस ले रहे हैं विच आर अगेन 4 फॉर एवरी केस। फिर भाई अगले लेवल पे हम 9 की चॉइसेस लेंगे, 9 के पास भी यार हर केस में 4 चॉइसेस होंगी इस तरह से। तो आप देखो कि हर एक लेवल पे कॉल्स कितनी हो रही हैं। पहले 1 से शुरू होता है, सेकेंड लेवल पे ही हमें ये वाले जो नोड्स हैं, ये देखो, ये हमें 4 कॉल्स दिखती हैं। उसके बाद ये कॉल्स देखो, क्योंकि हर 4 कॉल ने 4 और नई कॉल्स करी, एवरी कॉल मेड 4 न्यू कॉल्स। और कितनी टोटल कॉल्स थी हमारे पास इनिशियली इस लेवल पे? 4। तो जो नेक्स्ट लेवल है, ये वाला जो लेवल है, इस लेवल पे 16 कॉल्स हैं। देन अगेन ईच वन ऑफ दीज विल हैव 4 मोर चॉइसेस। तो 16 इंटू 4 64 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि यार 4 की पावर में हर लेवल पे चॉइसेस बढ़ रही हैं। लेवल्स कितने होंगे टोटल? हम हर डिजिट का चॉइस लेते हैं, तो जितने डिजिट हैं उतने लेवल्स बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि n लेवल्स हैं, ठीक है। तो पहले लेवल पे, या ये कह लो कि 0th लेवल पे 4⁻0 चॉइसेस हैं, फर्स्ट कॉल्स हैं, या फिर फर्स्ट लेवल पे 4⁻1 कॉल्स हैं, सेकेंड लेवल पे 4⁻3 कॉल्स हैं, थर्ड पे 4⁻3 हैं। तो nth लेवल पे 4⁻n होंगी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स अगर हमें निकालनी है तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, 4⁻0 + 4⁻1
प्लस 4⁻³ अप टू 4⁻n। अब ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अगर हम इसका सम निकालेंगे तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 4⁻n टोटल कॉल्स मिल जाएंगी। ठीक है, जीपी का फॉर्मूला लगाओ और अप्रॉक्सीमेटली ये नंबर ऑफ कॉल्स हमको मिल जाएंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉल्स सॉर्टेड है। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए हमें ये एनालाइज करना होगा कि एक कॉल के अंदर कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो वो करते हैं। चलो, ये कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन है। इफ कंडीशन चेक करना, प्रिंट, रिटर्न, ऑल ऑफ दीज आर कांस्टेंट टाइम। दिस इज कांस्टेंट टाइम, दिस इज कांस्टेंट टाइम। अब यहाँ पर हमें एक फॉर लूप दिख रहा है। अब देखो फॉर लूप कितनी टाइम्स चल रहा है, फॉर लूप के कितने आइट्रेशंस हैं, करंट चॉइसेस डॉट लेंथ के बराबर। करंट चॉइसेस कितनी हो सकती है मैक्सिमम केस में? 4। तो यार ये लूप हर एक कॉल में मैक्सिमम 4 टाइम्स चलेगा। ठीक है, लूप के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। लूप के अंदर कॉल हो रही है, पर कॉल में कुछ पैरामीटर्स पास हैं। क्या उन पैरामीटर्स को फॉर्म करने में कोई कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है? कॉल करने में कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम नहीं मानेंगे, पर पैरामीटर्स पास करते वक्त कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही हो सकती है। ठीक है, ये है 4 और इन सब का मान लेते हैं c। ठीक है, कांस्टेंट। तो डिजिट डॉट सबस्ट्रिंग 1 हमने स्ट्रिंग्स वाले रिकर्सन स्ट्रिंग्स वाले लेक्चर में देखा था कि सबस्ट्रिंग फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होती है। ठीक है, तो ये हम डिजिट डॉट सबस्ट्रिंग n टाइम में चल रहा है ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, डिजिट की लेंथ 2, हर एक कॉल में डिजिट की लेंथ चेंज हो रही है, बट हम अप्रॉक्सीमेटली n मानते हैं। ठीक है, उसके बाद ये kp तो एज पास हो रहा है, kp तो एज इट इज ही पास हो रहा है, तो उसमें कोई और एडिशनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। यहाँ पे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है। अब हमने स्ट्रिंग वाले लेक्चर में ये भी देखा था कि यार स्ट्रिंग कंकैटिनेशन भी लीनियर होता है। इस रिजल्ट की लेंथ n पे डिपेंडेंट है, वेयर n इज द डिजिट साइज। रिजल्ट हमें कितना बड़ा मिल सकता है अल्टीमेटली। देखो, अगर हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो हमारे पास जो भी रिजल्ट्स फॉर्म हो रहे होंगे वो ऑर्डर ऑफ n ही हो रहे होंगे, वेयर n इज द डिजिट लेंथ, राइट। तो यार इस वाले कंकैटिनेशन में भी हम कह सकते हैं कि लगभग n टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये लूप 4 बार चलता है और एक बार में 2n टाइम लगता है। ठीक है, माइनर डिग्री टर्म्स को इग्नोर करें तो कह सकते हैं कि यार टोटल टाइम लग रहा है वो n कंज्यूम हो रहा है एक आइट्रेशन में लूप के। और टोटल कितने आइट्रेशंस हैं? 4n। तो टोटल टाइम इस फॉर लूप में कितना कंज्यूम हो जाएगा? 4 × n। ठीक है, अगेन 4 को इग्नोर कर सकते हैं तो टाइम हमारा आ गया n, और इधर कांस्टेंट टाइम लग रहा था, तो कांस्टेंट टाइम प्लस n टाइम, ये एक आइट्रेशन एक कॉल के अंदर इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब c भी एक माइनर डिग्री टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो एक कॉल के अंदर टाइम लग रहा है बिग ऑफ n, और टोटल कॉल्स कितनी है? टोटल कॉल्स कितनी है? 1 कॉल में टाइम ये है, और टोटल कॉल्स हैं 4⁻n। ठीक है, ये तो यार ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ कॉल्स इनटू टाइम टेकन इन 1 कॉल, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n × 4⁻n, big O of n × 4⁻n। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एन एक्सपोनेंशियल कोड। ठीक है, सो यार विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आज हमने 2 बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व किए, फ्रॉग जंप एंड लेटर कॉम्बिनेशंस। फ्रॉग जंप में भी हमारे पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो फ्रॉग i+1th स्टोन पे जाएगा या i+2th स्टोन पे जाएगा। हम ट्री के अकॉर्डिंग सबको एक्सप्लोर करते हैं, और जो भी ट्री रिटर्न कर रहा है उसका मिनिमम हम ले लेते हैं। ट्री एज इन रिकर्शन से जो भी रिटर्न होता है उसके अंदर अपना एक चीज़ ऐड करके खुद से कि IDX+1 और IDX+2 और IDX के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है, वो चीज़ रिकर्शन वाले आंसर में ऐड करके मिनिमम ले लेते हैं। कीपैड वाले क्वेश्चन में भी हमने चॉइसेस एक्सप्लोर करी है ना, मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स करी, और सारे रिकर्सिव कॉल्स के पास जब भी हम बेस केस पे पहुंचे हमने आंसर को प्रिंट कर दिया। सो यार विद दैट दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ रिकर्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगले लेक्चर से हम बबल सॉर्टिंग, अलग अलग तरह की सर्चिंग, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं।
आई होप कि आपको रिकर्शन पे अब ग्रिस्प आई है। आई थिंक 8 to 10 लेक्चर्स हमने देखे हैं रिकर्शन के। बस यार याद ये रखना है कि जब भी आप सोच रहे हैं एक रिकर्सिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और आपके पास लिमिटेड टाइम है उसे सॉल्व करने का, जो आपके पास मोस्टली लिमिटेड ही होगा, ठीक है, आपको 10-15 मिनट में लेट्स से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो ऐसे ट्रीज में मत घुसिए, ड्राई रन्स में मत घुसिए। इंट्यूटिवली अपना सेल्फ वर्क बेस्ड केस और स्मॉलर प्रॉब्लम सोचिए, ठीक है, बिग प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ड्राई रन में क्वेश्चन सोचते वक्त नहीं घुसना है। जो आप रिकर्शन की आप जो लाइन लिख रहे हैं उस पर फेथ रखना है कि यार वो सही चलेगी, सही आंसर ला के देगी, ठीक है। तो आपको रिकर्सिव प्रॉब्लम्स, सब प्रॉब्लम्स बनाना, सेल्फ वर्क बनाना, ये सारी चीज़ें आपको जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे इंट्यूटिवली आने लगेंगी। इनफैक्ट यार ये जो रिकर्शन का टॉपिक है ये एक बेस टॉपिक है आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए। आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, लिंक लिस्ट के भी बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होती है, ट्रीज में यूज़ होता है रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग में यूज़ होता है ऑब्वियसली। तो बहुत सारे टॉपिक्स रिकर्शन पे बेस्ड होंगे और आपकी रिकर्शन की प्रैक्टिस अभी तो हुई है, जब आप वो टॉपिक्स पढ़ेंगे तब भी होगी, ठीक है। सो अगेन आई होप कि आपको रिकर्शन में इस पॉइंट तक कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा और आपने साथ साथ सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से भी की होगी। सो विद दैट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर एंड bye bye. I will see you in the next lecture. So thank you for watching this video. As a gentle reminder, आप pwskills.com वेबसाइट पे जाके लेक्चर्स के नोट्स, असाइनमेंट्स और अपकमिंग लेक्चर्स का शेड्यूल एक्सेस कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड आई विल हाईली एडवाइज कि आप असाइनमेंट्स ज़रूर से सॉल्व करें। लेक्चर्स के वीडियोस तो देखें ही, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट कि आप असाइनमेंट भी सॉल्व करें। आपको कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी ग्रिप और मास्टरी बनेगी अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट्स रह जाते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड या लेक्चर से रिलेटेड, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को फिल कर सकते हैं एंड वी विल सी द फॉर्म एंड जो भी रेलिवेंट डाउट्स हैं वी विल पिक देम अप एंड एड्रेस देम in the upcoming live doubt resolution sessions that we will conduct. So thank you again and happy coding. Bye.